नमस्कार दोस्तों, एथिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर हम एजेंट थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं और एक्शन थ्योरी में हम डियोंटोलॉजी डिस्कस कर चुके हैं और फर्दर टेलियोलॉजी के अंदर 3 फिलॉसफीज हैं, 4 फिलॉसफीज हैं। यूटिलिटेरियनिज्म, कॉन्ट्रैक्टेरियंस के अंदर थॉमस होब्स, जॉन लोक, रूसो आते हैं और कॉन्टेम्परेरी जिसमें जॉन रॉल्स की जस्टिस की थ्योरी आती है और उसके बाद कंटेम्परेरी फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस, फॉर एग्जांपल एथिक्स ऑफ केयर। और इन सब में अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं यूटिलिटेरियनिज्म। अब बारी आती है कॉन्ट्रैक्टेरियंस की। जनरली देखो इन सभी कंसेप्ट्स को एथिक्स की बुक्स में डिटेल से कवर नहीं किया जाता है, लेकिन यूपीएससी ने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है। जॉन रॉल्स की जस्टिस की जो थ्योरी है उस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2016 में। थॉमस होब्स, जॉन लोक, रूसो, इन सब के कंसेप्ट्स भी यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। तो एथिक्स की बुक्स में या तो ये सारी थ्योरीज होती नहीं है, होती है तो बस 1 पेज 2 पेज, लेकिन हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। देखो ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं ना बहुत ज़्यादा डिटेल से आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो हम इन कंसेप्ट्स को थोड़ा डिटेल से कवर करेंगे। बेशक देखो 15-20 मिनट फालतू लग जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट आपका पूरा डिटेल से क्लियर हो जाएगा, ऊपर से नहीं पता लगेगा, डीप से नॉलेज हो जाएगी इन कंसेप्ट्स की। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉन्ट्रैक्टेरियन ट्रेडिशन से। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से समझ रखते हैं ये 3 थिंकर्स थॉमस होब्स, जॉन लोक और रूसो। वैसे रोल्स भी अपनी जस्टिस की थ्योरी देने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कंटेम्परेरी कॉन्ट्रैक्टेरियन है। और ये जो है थॉमस होब्स, जॉन लोक, रूसो, ये काफी पुराने 17वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में बहुत पुराने ये थिंकर्स हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है। हम बार-बार कह रहे हैं कि ये जो थिंकर है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्कूल से समझ रखते हैं। क्या मतलब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का? पहले आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्टेट का निर्माण कैसे होता है, क्यों होता है? जैसे इंडिया एक स्टेट है, यूएसए एक स्टेट है। इंडिया से पहले भी आपको पता है इस रीजन में बहुत से प्रिंसली स्टेट्स थे। तो आप ये बताइए स्टेट का निर्माण आखिरकार हुआ ही क्यों? बहुत पुराने समय में जब हम रहते थे तो उसमें आदिमानव रहा करते थे। जैसे आदिमानव रहा करते थे, कोई टेरिटरी नहीं, आपस में कोई कम्युनिटी नहीं, वैसे ही क्यों चलता रहा, क्यों नहीं चलता रहा? स्टेट की फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ी ही क्यों? आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए विभिन्न थिंकर्स अपना अपना तर्क देते हैं स्टेट का निर्माण क्यों होता है। एरिस्टोटल के द्वारा स्टेट का ओरिजिन ढूंढा जाता है, वो बोलते हैं स्टेट नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। उसी प्रकार से सोफिस्ट स्कूल वाले भी स्टेट का ओरिजिन ढूंढते हैं, स्टेट ओरिजिन कैसे हुआ है, वो कहते हैं स्टेट को ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है। आगे जाके एक ट्रेडिशन आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेडिशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेडिशन वाले बोलते हैं ह्यूमन बीइंग्स के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो स्टेट का निर्माण करते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन वाले ये बोलते हैं ह्यूमन बीइंग्स ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत स्टेट को बनाया गया है। तो 3 चीजें हैं मेनली देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। पहली चीज सिचुएशन बिफोर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा सिचुएशन आफ्टर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए देखो 1802 मान लीजिए 1802 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है विभिन्न ह्यूमन बीइंग्स के बीच। तो 1802 से पहले की जो सिचुएशन है वो है सिचुएशन बिफोर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखो 1802 से पहले स्टेट का निर्माण तो हुआ नहीं है, कोई कॉमन सिविल लॉज भी नहीं है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले वाली समय को स्टेट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, स्टेट ऑफ नेचर। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब हो चुका है, मान लीजिए 1802 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो 1802 के बाद के समय को कहा जाता है सिचुएशन आफ्टर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये 1802 कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल बना है। 1802 में अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो उससे पहले की सिचुएशन है स्टेट ऑफ नेचर, क्योंकि 1802 में स्टेट बना उससे पहले कोई कॉमन सिविल लॉ नहीं था, इसीलिए उस सिचुएशन को कहा जाता है स्टेट ऑफ नेचर। अब आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से संबंध रखने वाले प्रमुख थिंकर्स हैं थॉमस होब्स, जॉन लोक, जो नेक्स्ट थिंकर है रूसो। होब्स, जॉन लोक, रूसो, ये तीनों थिंकर्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बोलते हैं और अपना जो कंसेप्ट देते हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर देते हैं। लेकिन देखो तीनों थिंकर्स अलग अलग बातें बोलते हैं। जैसे स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, यानी विभिन्न ह्यूमन बीइंग्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ स्टेट बनाने को लेकर, उससे पहले सिचुएशन कैसी थी उसके बारे में, यानी स्टेट ऑफ नेचर के बारे में थॉमस होब्स अपनी अलग राय रखते हैं, रूसो अपनी अलग राय रखते हैं और जॉन लोक अलग राय रखते हैं। लेकिन सबका एसेंस यही निकलता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले जो स्टेट ऑफ नेचर था उस स्टेट ऑफ नेचर में लोग दुखी थे, ह्यूमन बीइंग्स दुखी थे और इसी वजह से वो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि भैया दुखी होने से कोई फायदा नहीं है, एक कॉमन अथॉरिटी हम बना लेते हैं जिसका नाम होगा स्टेट, यानी आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है ह्यूमन बीइंग्स के बीच। लेकिन देखो तीनों थिंकर्स होब्स, जॉन लोक और रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के बारे में अलग अलग बोलते हैं। कहने का एसेंस ये है स्टेट बनने से पहले स्टेट ऑफ नेचर में सभी दुखी थे, सबने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि एक थर्ड पार्टी को हम अधिकार दे देते हैं कि वो लैंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। लेकिन इस बात पर विवाद है कि जिस थर्ड पार्टी को सोवरेनिटी दी जाएगी, मतलब स्टेट का जो निर्माण होगा उस स्टेट के पास पावर्स कितनी होंगी। होब्स ज्यादा पावर्स देते हैं स्टेट को, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो अथॉरिटी एस्टैब्लिश की जाएगी उसके पास ज्यादा पावर्स होंगी, जॉन लोक थोड़ी कम पावर्स देते हैं। तो कहने का एसेंस ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पर भी डिफरेंसेस हैं तीनों थिंकर्स के, होब्स के, रूसो के और जॉन लोक के। तो ये मैंने आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क बता दिया। आगे आगे हम डिस्कस करेंगे कि होब्स के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार का है, जॉन लोक के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार का है, रूसो के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार का है। लेकिन अभी आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेडिशन के बारे में पता लग गया कि ह्यूमन बीइंग्स ने आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो हमारे संविधान का जो प्रीएम्बल है उसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब इंडियंस मिलकर डिसाइड करते हैं। तो ये भी काइंड ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, हम सब मिलकर डिसाइड करते हैं, हम इस बेसिस पर चलेंगे जो हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। एक मिनट में समराइज कर देता हूं जल्दी से सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेडिशन है क्या। देखो अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग बातें बोली है। स्टेट का ओरिजिन है क्या, एरिस्टोटल बोलते हैं स्टेट नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, कुछ थिंकर्स ये भी कहते हैं स्टेट को भगवान ने बनाया है। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन ये कहता है स्टेट बनता है मैन और मैन का आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले लोग दुखी थे, एक कॉमन सिविल लॉ नहीं था, कॉमन सिविल लॉ नहीं होने की वजह से दुखी थे ह्यूमन बीइंग्स, इसलिए वो एकजुट होते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, यानी एक स्टेट का निर्माण करते हैं जो हमारी तरफ से लॉज को बनाएगा, उसे इंप्लीमेंट करेगा, लॉ ऑर्डर मेंटेन करेगा, ये सब काम करेगा स्टेट। तो इस प्रकार से स्टेट का उदय होता है। और वही बात फिर से रिपीट करता हूं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित 3 मेन थिंकर्स हैं, रूसो हैं, जॉन लोक हैं, होब्स हैं। तीनों सेम बात बोलते हैं कि हां भैया स्टेट उदय होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट से, मैन और मैन के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। लेकिन तीनों की जो थ्योरीज हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित उनमें डिफरेंसेस हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले सिचुएशन कैसी थी उसके बारे में अलग अलग बातें बोलते हैं तीनों थिंकर्स। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब साइन हो गया, यानी स्टेट जब बन गया, स्टेट के पास पावर्स कैसी होंगी इसके बारे में भी अलग अलग बातें बोलते हैं तीनों थिंकर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं थॉमस होब्स की। होब्स क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ नेचर में आखिरकार ऐसी क्या दिक्कत थी, स्टेट का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी ही क्यों। स्टेट ऑफ नेचर देखो वो स्टेट है जब स्टेट का निर्माण नहीं हुआ है, यानी स्टेट बना ही नहीं है, उससे पहले के समय को कहा जाता है स्टेट ऑफ नेचर। तो इस सिचुएशन में कोई सिविल लॉ नहीं है, कोई कॉमन लॉ नहीं है, तो इस समय जैसा होब्स के अनुसार हर एक मैन प्रॉपर्टी को या फिर उन चीजों को इकट्ठा करना चाहता है जिससे उसको प्लेजर मिलती है। लेकिन देखो हर एक मैन ऐसा ही चाहता है, हर एक ह्यूमन बीइंग ऐसा ही चाहता है, तो सभी ह्यूमन बीइंग्स में आपस में वार देखने को मिलता है, कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है।
मान लीजिए यहाँ पे कोई रीजन है, 15-20 ह्यूमन बींग्स रहते हैं, स्टेट का निर्माण नहीं हुआ है, कोई देश नहीं है, तो हर एक ह्यूमन बींग प्रॉपर्टी को इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन प्रॉपर्टी लिमिटेड है इस रीजन में, तो हर एक ह्यूमन बींग के बीच कंफ्लिक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे अब बहुत जबरदस्त कंसेप्ट आएगा, ध्यान से समझिएगा। तो स्टेट ऑफ नेचर में होप्स के अनुसार कंफ्लिक्ट होता है ह्यूमन बींग्स के बीच, क्योंकि सभी ह्यूमन बींग्स उन चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं जिससे वो प्लेजर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चीजें तो लिमिटेड है, इस वजह से आपस में वार देखने को मिलता है, कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है ह्यूमन बींग्स के बीच। इसी कंसेप्ट को कंटिन्यू कीजिए और अब आता है तीसरा पॉइंट, मैन इज बाय नेचर पावर सीकिंग एनिमल। मैन इज बाय नेचर पावर सीकिंग एनिमल, यानी नेचर से मैन ज्यादा से ज्यादा पावर इकट्ठा करना चाहता है। देखो वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कीजिए। मान लीजिए ये रीजन है, 10-15 ह्यूमन बींग्स रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा उस चीज को इकट्ठा करना चाहते हैं जिससे उनको प्लेजर मिलती है, लेकिन वो चीज लिमिटेड है, सभी ह्यूमन बींग्स का आपस में कंफ्लिक्ट देखने को मिलेगा, वार देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई स्टेट है नहीं, कोई कॉमन लॉ है नहीं। तो इस सिचुएशन में देखो, मान लीजिए ये ह्यूमन बींग है, इसका नाम है ए, इसके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो इसको पता है कि प्रॉपर्टी से मुझे प्लेजर मिल रहा है, लेकिन बाकी ह्यूमन बींग्स को भी, इस रीजन में जो बाकी ह्यूमन बींग्स हैं उनको भी प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसके मन में एक डर है कि अगर मेरे पास पावर नहीं है, अगर मेरे पास शक्ति नहीं है, तो बाकी ह्यूमन बींग्स मुझसे मेरी प्रॉपर्टी छीन लेंगे। अगर मुझसे मेरी प्रॉपर्टी छीन लेंगे तो मुझे प्लेजर कैसे हासिल होगा? क्योंकि देखो स्टेट ऑफ नेचर है, स्टेट का निर्माण अभी नहीं हुआ है, अभी कोई कॉमन सिविल लॉ है ही नहीं, सिर्फ माइट इज राइट है, जिसकी लाकी उसी की भैंस, ऐसी सिचुएशन है। तो सभी ह्यूमन बींग्स की कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा पावर इकट्ठा की जाए। जिस पर्सन के पास प्रॉपर्टी है वो पावर इसलिए इकट्ठा करना चाहता है क्योंकि वो सेफ रहना चाहता है, वो सिक्योर रहना चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी को छीन ना ले, और जिस पर्सन के पास प्रॉपर्टी नहीं है वो पावर इसलिए हासिल करना चाहता है क्योंकि वो दूसरों की प्रॉपर्टी छीनना चाहता है। तो एक विशेष साइकिल चलता रहता है, हर कोई पावर ही इकट्ठा करना चाहता है, इसीलिए कहा जाता है होप्स के द्वारा मैन इज बाय नेचर ए पावर सीकिंग एनिमल। देखो होप्स के जीवन काल के समय जो सर्कमस्टांसेस थी उनकी झलक देखने को मिलती है होप्स के विचारों पर। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि होप्स की मदर ने होप्स को प्रीमेच्योर बर्थ दिया था। जब होप्स का जन्म होने वाला था उस समय स्पेनिश आर्मडा यानी 130 स्पेनिश शिप्स के एक समूह ने इंग्लैंड पे अटैक किया था, तो इसी वजह से होप्स की मदर ने होप्स को प्रीमेच्योर बर्थ दिया था। इसीलिए एक स्टेटमेंट भी होप्स के द्वारा बोली जाती है, आई एंड फियर बोर्न टुगेदर, यानी मेरा और डर का जन्म एक साथ हुआ, ऐसी स्टेटमेंट होप्स के द्वारा बोली जाती है। और बाद में भी होप्स के जीवन के समय इंग्लैंड में सिविल वार देखने को मिला था। होप्स के अनुसार मैन को हमेशा डर रहता है, मैन हमेशा इनसिक्योर रहता है अपनी पोसेशंस के बारे में, यानी जो भी प्रॉपर्टी या फिर दूसरी चीजें हैं मैन की, उसको लेकर मैन हमेशा डरता रहता है कि कोई दूसरा पर्सन उन चीजों को मुझसे छीन ना ले। इसी वजह से एक परपेचुअल डिजायर रहती है मैन की कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा से ज्यादा पावर हासिल की जाए ताकि परमानेंट बेसिस पे अपनी पोसेशंस से प्लेजर हासिल किया जा सके। परमानेंट बेसिस पे देखो पोसेशन से प्लेजर तभी हासिल होगी ना जब किसी मैन के पास अनलिमिटेड पावर होगी, यानी उस मैन से ज्यादा पावर किसी पर्सन के पास होगी ही नहीं। लेकिन देखो ऐसी सिचुएशन कभी आती ही नहीं है, इसलिए विशेष साइकिल चलता रहता है पावर इकट्ठा करने का। सिचुएशन के बारे में होप्स के द्वारा ये बोला जाता है, स्टेट ऑफ नेचर में, यानी जब तक स्टेट का निर्माण नहीं हुआ है, कोई कॉमन लॉ नहीं है, ह्यूमन बींग्स के बीच आपस में कंफ्लिक्ट है, सभी पावर इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, ऐसी सिचुएशन के बारे में होप्स के द्वारा कहा जाता है लाइफ मैन की ऐसी सिचुएशन में नास्टी पुअर ब्रूटिश एंड सोल्ट है, बहुत छोटी लाइफ है, बहुत बेकार लाइफ है, ऐसी सिचुएशन में। और भी काफी सारी स्टेटमेंट्स होप्स के द्वारा बोली जाती हैं ऐसी सिचुएशन के बारे में। स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वार ऑल अगेंस्ट ऑल, सबका एक दूसरे के साथ युद्ध है स्टेट ऑफ नेचर में, क्योंकि सबका एक दूसरे के साथ कंफ्लिक्ट है, सभी पावर इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में देखो ना तो आर्ट का कोई स्कोप है, ना ही लिटरेचर का कोई स्कोप है, ना ही लेटर्स का कोई स्कोप है, और ना ही नेविगेशनल इंडस्ट्री का कोई स्कोप है। ऐसी सिचुएशन से मैन बाहर आना चाहता है। आप बताओ ऐसी सिचुएशन में कोई रहना चाहेगा जब हमेशा डर लगता रहता है, बस एक ही काम है पावर इकट्ठा करना, ना आर्ट का कोई स्कोप है, ना लिटरेचर का कोई स्कोप है, कौन रहना चाहेगा ऐसी सिचुएशन में? तो सभी ह्यूमन बींग्स ऐसी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, और बाहर आने के लिए ही स्टेट का निर्माण किया जाता है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है सभी ह्यूमन बींग्स के बीच। एक रीजन में रहने वाले ह्यूमन बींग्स आपस में डिसाइड करते हैं कि भैया थोड़े राइट तुम अपने छोड़ दो, थोड़े तुम अपने छोड़ दो, और राइट्स दे देते हैं एक थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी होगा स्टेट, स्टेट लैंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। होप्स का ये मानना है अगर स्टेट ऑफ नेचर को अवॉइड करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ह्यूमन बींग्स के बीच, एनिमल के बीच, और स्टेट का निर्माण होता है। तो अब देखो स्टेट का निर्माण हो चुका है, तो स्टेट के पास पूरी पावर होनी चाहिए लैंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। लैंड ऑर्डर के संदर्भ में स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए। सोचिए देखिए अभी हमारे देश में कोई बोलेगा कि मैं सरकार के ऑर्डर को नहीं मानूंगा, यानी इंडिया के स्टेट का जो रूल है उनको नहीं मानूंगा, तो कैसे काम चलेगा? अगर सभी लोग ऐसा करने लगे तो हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे स्टेट ऑफ नेचर में, यानी एक जगह पे एक ही एंटिटी सोवरेन हो सकती है, एक ही जगह पे दो सोवरेन नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे देश में कई सारे लोग बोले मैं गवर्नमेंट की बात नहीं मानूंगा, इंडियन बात नहीं मानूंगा, मैं अपने आप में सोवरेन हूं। फिर क्या फायदा उस चीज का? स्टेट का निर्माण वही क्यों था? हमारे देश के संविधान के परिवर्तन में लिखा गया है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, यानी हम सबने मिलकर अपने जो राइट्स हैं, सोवरेनिटी है वो छोड़ दी है, सोवरेनिटी हमने दे दी है इंडिया को, और इंडिया को चलाने के लिए ही सरकार चुनी जाती है। समझ गए आप? तो होप्स के द्वारा यूं कहा जाता है अगर स्टेट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि स्टेट अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो फिर काफी सारी सोवरेनिटीज होंगी एक जगह पे, काफी सारी सोवरेन एंटिटीज होंगी, तो फिर तो हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे, यानी स्टेट ऑफ नेचर फिर से आ जाएगा, एनार्की फिर से आ जाएगी। अब हम बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या हैं? देखो जैसा हमने डिस्कस किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, विभिन्न ह्यूमन बींग्स, विभिन्न मैन आते हैं और सभी आपस में डिसाइड करते हैं कि हम सब अपने अपने राइट्स छोड़ते हैं, अपनी अपनी सोवरेनिटी छोड़ते हैं और सोवरेनिटी देते हैं किसी थर्ड पार्टी को, और वो थर्ड पार्टी क्या है? वो थर्ड पार्टी स्टेट है। यहाँ पे एक बात पर आप ध्यान दीजिएगा, स्टेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है, स्टेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा है। जो किसी रीजन में मैन रह रहे थे उन्होंने आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट शामिल नहीं था, लेकिन सभी मैन ने मिलकर डिसाइड किया कि सभी मैन अपने अपने सोवरेनिटी छोड़ देते हैं, किसी थर्ड पार्टी को सोवरेनिटी दे देते हैं, उसी थर्ड पार्टी का नाम है स्टेट। अब सिर्फ स्टेट के पास सोवरेनिटी होगी और वही स्टेट सबकी सेफ्टी इंश्योर करेगा, वही स्टेट सबके लिए लैंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। देखो होप्स के अनुसार स्टेट का निर्माण जो इस प्रकार से होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद, वो स्टेट एक्सप्लॉइटेटिव स्टेट नहीं होगा, वो स्टेट एब्सोल्यूट स्टेट नहीं होगा, वो स्टेट एब्सोल्यूट स्टेट होगा सिर्फ लैंड ऑर्डर के संदर्भ में। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के बाद जिस स्टेट का निर्माण होगा वो जनता को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देगा, नहीं। होप्स का ऐसा कुछ मकसद नहीं था स्टेट के निर्माण से।
होब्स ये भी कहते हैं कि इंडिविजुअल्स को स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना ही होगा, क्योंकि इंडिविजुअल सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपनी सोवरेनिटी अब छोड़ चुके हैं। अब सोवरेनिटी है सिर्फ स्टेट के पास। स्टेट का काम है इंडिविजुअल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और इसी वजह से सभी इंडिविजुअल्स ने अपनी अपनी सोवरेनिटी, अपने अपने अधिकार छोड़े हैं। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर आप मान सकते हो, हमारा जो संविधान है वो एक प्रकार से सोशल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम स्टेट का निर्माण करते हैं, इंडिया का निर्माण करते हैं, और इंडिया को कैसे चलाया जाएगा वो सब चीज़ें लिखी गई हैं, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं संविधान में। होब्स के अनुसार जो स्टेट है वो मेनली पुलिस स्टेट है। स्टेट का मेन मकसद है लैंड ऑर्डर को मेंटेन करना। वेलफेयर स्टेट नहीं है, यानी जो लोग गरीब हैं उनकी लाइफ स्टेटस को ऊपर उठाना, ऐसा कोई मकसद नहीं है स्टेट का। होब्स के अकॉर्डिंग स्टेट का मेन काम है लैंड ऑर्डर मेंटेन करना, ना कि लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना। यानी आप कह सकते हो स्टेट का मिनिमम फंक्शन है फिजिकल सिक्योरिटी, ना कि सोशल सिक्योरिटी। ये लाइन काफ़ी अच्छी है। मिनिमम फंक्शन स्टेट का है फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ना कि लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं उनमें सुधार लाना। तो इस प्रकार से हमने वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिससे स्टेट का निर्माण होता है, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की। अब आउटकम की बात करते हैं। आउटकम वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से चल रहे हैं, तो फिर से बता देता हूँ। होब्स की देखो एक स्टेटमेंट है, आई ऑथराइज एंड ट्रांसफर ऑल ऑफ माई राइट्स टू द स्टेट ऑन द कंडीशन यू ट्रांसफर ऑल ऑफ योर राइट्स टू द स्टेट। इस लाइन का मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, मान लीजिए ये रीजन है और यहाँ पे 100 मैन रहते हैं, 100 ह्यूमन बींग्स यहाँ पर रहते हैं। होब्स कहते हैं मैं अपने राइट्स तभी छोड़ूंगा, इसी शर्त पर छोड़ूंगा, बाकी ह्यूमन बींग्स जो इस रीजन में रहते हैं वो भी अपने राइट्स छोड़ें, और सभी ह्यूमन बींग्स अपने राइट्स छोड़ के एक थर्ड पार्टी को अपने राइट्स दें, और वो थर्ड पार्टी होगा स्टेट। यही तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की आउटकम है ना। अब देखो स्टेट का निर्माण कैसे हुआ है, जब सभी ह्यूमन बींग्स ने अपने अपने राइट्स, अपनी अपनी पावर्स छोड़ी है, तभी स्टेट का निर्माण हुआ है ना। इसलिए स्टेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सभी ह्यूमन बींग्स की पावर जो है वो स्टेट में समाहित है, यानी सभी मैन ने अपनी पावर्स छोड़ी और उन्हीं सभी पावर्स को मिलाया गया तो स्टेट का निर्माण हुआ। इसलिए होब्स के अनुसार स्टेट लेवियाथन है, यानी सी मॉन्स्टर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है स्टेट अपने आप में। होब्स बात करते हैं स्टेट एब्सोल्यूटिज्म की, यानी इंडिविजुअल के कोई राइट्स नहीं है स्टेट के सामने, स्टेट जो बोलेगा वही लॉ है। लेकिन देखो एक बात होब्स, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, जरूर क्लैरिफाई करते हैं कि होब्स जब एब्सोल्यूट स्टेट की बात करते हैं तो होब्स टोटलिटेरियन या फिर ऑटोक्रेटिक स्टेट की बात नहीं करते। एब्सोल्यूट स्टेट की जब होब्स बात करते हैं, होब्स का कहने का मतलब ये होता है कोई दूसरी अथॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल चर्च या फिर कोई भी दूसरी एंटिटी की नहीं चलेगी स्टेट के सामने। स्टेट एकमात्र सोवरेन पावर होगा इस रीजन में, जिस रीजन में सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो ये कहने का मकसद था होब्स का जब वो बात करते हैं स्टेट एब्सोल्यूटिज्म की, ना कि टोटलिटेरियन स्टेट, वो स्टेट जो जनता को एक्सप्लॉइट करता है। स्टेट के पास पावर भी होंगी, अगर कोई नागरिक स्टेट के बनाए हुए कानूनों को फॉलो नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। यानी सभी चीज़ों में स्टेट की चलेगी, चर्च की नहीं चलेगी। स्टेट अपनी अथॉरिटी को चर्च के साथ शेयर नहीं करेगा, रिलीजन के साथ शेयर नहीं करेगा, सबसे बड़ा जो पादरी है वो स्टेट ही होगा। तो इस प्रकार से हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की आउटकम को डिस्कस किया, और ये भी जाना जब होब्स बोलते हैं एब्सोल्यूट स्टेट या फिर लेवियाथन, तो एब्सोल्यूट स्टेट से होब्स का क्या मतलब है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होब्स ने क्या कुछ कहा लॉ के ऊपर, यानी कानून के ऊपर। होब्स देखो ट्रेडिशन ऑफ पॉजिटिव लॉ से संबंध रखते हैं। कहने का एसेंस ये है, होब्स सिर्फ उन कानूनों को कानून मानते हैं जो स्टेट के द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा कोई भी कस्टम हो, कोई भी रिलीजियस लॉ हो, कोई भी चर्च का लॉ हो, उन सबको कानून नहीं मानते होब्स। होब्स दो बातें कहते हैं, एक तो स्पेसिफिक सोर्स होना चाहिए लॉ का, यानी स्टेट से जो बना कानून है सिर्फ वही कानून है, लॉ का स्पेसिफिक सोर्स होना चाहिए, वो है स्टेट। दूसरी बात होब्स ये बोलते हैं स्टेट के पास पावर्स भी होनी चाहिए लॉज को इन्फोर्स करने की। यहाँ पर होब्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, गवर्नेंस विदाउट स्पोर्ट्स आर नथिंग बट वर्ड्स। इसका सिंपल मतलब देखो ये है, अगर कानून बना दो लेकिन कानून का वायलेशन करने पर सजा क्या होगी, आप इसका प्रोविजन मत करो तो फिर कानून बनाने का कोई फायदा है ही नहीं। आप देख लीजिए, जब भी हमारे देश में कोई एक्ट बनता है पार्लियामेंट का या फिर कोई कानून बनता है तो साफ साफ ये गिवन होता है, अगर कानून का वायलेशन होता है तो कानून का वायलेशन करने वाले को इतने साल की सजा होगी, इतना फाइन होगा। हमेशा ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि अगर देखो ऐसा प्रोविजन होगा नहीं तो कोई भी कानून का वायलेशन कर देगा, क्योंकि उसको पता है कुछ होगा तो है नहीं कानून का वायलेशन करने से। आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हो ट्रिपल तलाक का। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया, लेकिन फिर भी ट्रिपल तलाक के केसेस सामने आने लगे, तो स्टेट यानी इसीलिए पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट किया गया ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए, और उसमें कहा गया जो हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देगा उसको 3 साल की सजा होगी। सजा के डर से अब ट्रिपल तलाक के केसेस बंद होंगे। होब्स का ये कहना है, देखो जब स्टेट का निर्माण नहीं हुआ था, यानी जब स्टेट ऑफ नेचर था तो मैन सोवरेन था, उस समय कोई कॉमन लॉ नहीं था, कॉमन सिविल लॉ नहीं था, लेकिन नेचुरल लॉ जरूर था। नेचुरल लॉ मतलब नेचर का लॉ, जंगल में जिस प्रकार का लॉ होता है उस प्रकार का लॉ जरूर था। नेचुरल लॉ होब्स के अकॉर्डिंग देखो आर्टिकल्स ऑफ पीस हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर रीजन डोमिनेट करता है तो नेचुरल लॉ को ह्यूमन बींग्स फॉलो करेंगे, लेकिन होब्स के अनुसार मैन यूटिलिटेरियन है, मैन्स के अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर पैशन डोमिनेट करता है, रीजन डोमिनेट नहीं करता है। इसीलिए ह्यूमन बींग्स नेचुरल लॉ को फॉलो नहीं करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पावर इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं ताकि उससे प्लेजर लिया जा सके।
अगर स्टेट ऑफ नेचर में कोई ऐसी अथॉरिटी हो जो नेचुरल लॉज को इन्फोर्स कर सके तो स्टेट की आवश्यकता पड़ेगी ना। लेकिन स्टेट ऑफ नेचर में ऐसी कोई अथॉरिटी है नहीं जो कि नेचुरल लॉज को इन्फोर्स कर सके, इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और स्टेट का निर्माण होता है। स्टेट का निर्माण एक बार हो जाता है, यानी सभी ह्यूमन बींग्स अपनी अपनी पावर्स को छोड़ देते हैं और स्टेट के अंदर सभी ह्यूमन बींग्स की जो पावर्स है वो समाहित होती हैं। तो स्टेट जो भी बात बोलेगा वो कानून है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, चर्च का कोई कानून सुपीरियर नहीं होगा स्टेट के कानून से, स्टेट का कानून ही सुपीरियर होगा और स्टेट के पास पावर्स भी होंगी अपने कानूनों को इन्फोर्स करने की। क्योंकि देखो, स्टेट का निर्माण होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्टेट द्वारा बनाए गए कानूनों को फॉलो नहीं करेंगे। वो स्टेट द्वारा बनाए गए कानूनों को फोर्स नहीं करेंगे, इसका मतलब वो अपने आप को सोवरेन डिक्लेयर कर रहे हैं। जबकि एक रीजन में एक ही एंटिटी सोवरेन हो सकती है, वो है स्टेट। अगर अलग अलग ह्यूमन बींग्स अपने आप को फिर से सोवरेन डिक्लेयर करने लगेंगे तो यानी स्टेट ऑफ नेचर की तरफ दोबारा हम आ जाएंगे। इसीलिए स्टेट का कर्तव्य बनता है, जो भी अपने आप को सोवरेन डिक्लेयर करने की कोशिश करता है, यानी स्टेट द्वारा बनाए गए कानूनों को अवहेलना करने की कोशिश करता है, इग्नोर करने की कोशिश करता है, तो उसे सबक सिखाया जाए ताकि कुछ लोगों की वजह से स्टेट ऑफ नेचर फिर से क्रिएट ना हो जाए, एनार्की क्रिएट फिर से ना हो जाए, ऐसी सिचुएशन फिर से क्रिएट ना हो जाए जहां पे माइट इज राइट है, यानी सभी मैन सोवरेन है, सभी मैन पावर की तरफ भाग रहे हैं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए स्टेट के पास पावर्स होनी चाहिए ताकि स्टेट अपने द्वारा बनाए गए कानूनों को इन्फोर्स कर सके। तभी होप्स के द्वारा बोला जाता है, कोवेनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड्स आर नथिंग बट वर्ड्स। तलवार होगी कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए तभी वो कानून है, अदरवाइज वो सिर्फ वर्ड्स हैं। होप्स की देखो ये बातें काफी ज्यादा रेलेवेंट भी हैं। आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एग्जांपल ले सकते हो। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखो कन्वेंशंस तो काफी सारी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई देश उस कन्वेंशन को तोड़ेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है पनिश करने के लिए। इसी वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काइंड ऑफ एनार्की है। माइट इज राइट है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसके पास पावर्स हैं उसी की चलेगी। इसी वजह से यूएसए के पास पावर्स हैं और यूएसए की चलती है। चाइना अब यूएसए को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। अगर देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूएन एक कॉमन अथॉरिटी हो और यूएन के पास पावर्स हो स्टेट्स को पनिश करने की, अगर कोई स्टेट इंटरनेशनल कन्वेंशन को फॉलो नहीं करता है तो शायद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसी वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एनार्की है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में माइट इज राइट है, यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस है। तो ये हमने डिस्कस किया। होप्स ने क्या कुछ कहा लॉज के बारे में। दो चीजें मेन कही, फिर से रिपीट करता हूं। सिर्फ वही लॉज हैं जो स्टेट के द्वारा बनाए गए हैं, यानी पॉजिटिव लॉ की बात करते हैं होप्स। इसके अलावा दूसरी मेन बात जो होप्स के द्वारा बोली जाती है, स्टेट के पास पावर्स जरूर होनी चाहिए लॉज को इन्फोर्स करने की, क्योंकि मैन सेल्फ सेंटर्ड है और मैन नेचर से यूटिलिटेरियन भी है। तो एक टेंडेंसी मैन के अंदर होगी स्टेट द्वारा बनाए गए कानूनों को डिसओबे किया जाए, ना माना जाए। तो दो ही ऑप्शन इस सिचुएशन में हो सकते हैं, या तो स्टेट ऑफ नेचर फिर से आए या फिर एब्सोल्यूट स्टेट। एब्सोल्यूट स्टेट मतलब स्टेट के पास पूरी पावर्स हों, और ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल राइट्स स्टेट की पावर्स को लिमिट कर रहे हो या फिर कोई दूसरी अथॉरिटी स्टेट की पावर्स को लिमिट कर रही हो। नहीं, स्टेट के पास फुल पावर्स। अब देखो स्टेट ऑफ नेचर तो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, इसलिए दूसरी सिचुएशन को प्रेफर करना ही ठीक है, एब्सोल्यूट स्टेट। इसी वजह से होप्स एब्सोल्यूट स्टेट की वकालत करते हैं। नेक्स्ट है होप्स के विचार राइट टू लाइफ के बारे में। वैसे तो देखो ऑलरेडी हमने होप्स के विचार राइट टू लाइफ के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन काफी बार अलग से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा इसे अलग से भी डिस्कस कर लेते हैं। होप्स देखो पहले सेकुलर हैं जिन्होंने राइट टू लाइफ को जस्टिफाई किया। होप्स ने कहा राइट टू लाइफ जो है वो सुप्रीम राइट है। ये राइट मैन को गॉड यानी भगवान के द्वारा दिया हुआ है। जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, यानी स्टेट का निर्माण नहीं हुआ है, ऐसी सिचुएशन में देखो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है ही नहीं। सबको डर है, जिसके पास पावर है वो हमारी पोसेशन को छीन ना ले। लैंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है क्योंकि कोई कॉमन सिविल लॉ है नहीं। इसी वजह से ह्यूमन बींग्स यानी मैन मिलकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, अपने अपने राइट्स छोड़ देते हैं, अपनी अपनी सोवरेनिटी छोड़ देते हैं, स्टेट का निर्माण होता है। यहाँ पर होप्स बोलते हैं देखो मैन अपने सभी राइट्स को छोड़ देते हैं एक्सेप्ट राइट टू लाइफ। इस राइट को मैन कभी नहीं छोड़ता और स्टेट को बनाया ही इस शर्त पर गया है कि आप हमारी लाइफ को सिक्योर करोगे, यानी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे। स्टेट को कोई अधिकार है ही नहीं कि वो मैन से राइट टू लाइफ छीने, क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया होप्स ने कहा था राइट टू लाइफ गॉड के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, भगवान के द्वारा प्रोवाइड किया गया है मैन को, और स्टेट मैन से राइट टू लाइफ नहीं छीन सकता। लेकिन अगर स्टेट मैन से राइट टू लाइफ छीनता है तो मैन को अधिकार है वो स्टेट के खिलाफ रेसिस्ट कर सकता है। यानी होप्स ने जो डेफिनेशन दी राइट टू लाइफ की, उसमें राइट टू डिफेंस भी शामिल है। अगर स्टेट मैन से राइट टू लाइफ छीन लेता है तो मैन को पूरा अधिकार है वो अपने आप को डिफेंड करे, वो विद्रोह का बिगुल बजाए। तो इस प्रकार से हमने होप्स के विचारों को समझा राइट टू लाइफ के बारे में। तो इस प्रकार से हमने कॉन्ट्रैक्टेरियन अप्रोच में सबसे पहले थॉमस होप्स को डिस्कस किया। आमतौर पे देखो एथिक्स की बुक्स में सिर्फ एक या दो स्लाइड में बताया जाता है थॉमस होप्स ने क्या कुछ बोला, लेकिन हमने इतनी ज्यादा डिटेल से डिस्कस कर लिया है थॉमस होप्स को, आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। थॉमस होप्स के आइडियाज क्या थे, वो क्या बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और वो क्या बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो स्टेट बनता है उसका नेचर किस प्रकार का है। अब हम बात करते हैं थॉमस होप्स के विचारों की रेलेवेंस क्या है। मान लीजिए एथिक्स में क्वेश्चन आ जाता है थॉमस होप्स के विचारों की रेलेवेंस क्या है, तो आप 3 पॉइंट्स लिखोगे। आप बताओगे थॉमस होप्स ये कहते हैं स्टेट को इतना मजबूत होना चाहिए ताकि स्टेट एफिशिएंटली गवर्न कर सके। अगर देखो स्टेट मजबूत नहीं होगा तो फिर स्टेट की बात मानेगा ही क्यों। अगर स्टेट की बात कोई मानेगा ही नहीं तो आपको पता है क्या हो जाएगा, लैंड ऑर्डर को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। यानी जैसी सिचुएशन स्टेट ऑफ नेचर में थी, स्टेट का निर्माण होने से पहले जैसी सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन फिर से आ जाएगी। दूसरी रेलेवेंस थॉमस होप्स के विचारों की ये है, थॉमस होप्स कहते हैं स्टेट के निर्माण के पीछे जो वजह है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
याद कीजिए एरिस्टोटल क्या कहते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन। कुछ थिंकर ये कहते हैं स्टेट का निर्माण भगवान ने किया है। थॉमस होब्स कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट का निर्माण हुआ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद, मैन ने आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसके बाद स्टेट का निर्माण होता है। तीसरा, इंडिविजुअल विल नॉट एंजॉय एब्सोल्यूट राइट्स, मतलब सिटीजंस के पास एब्सोल्यूट राइट्स नहीं होंगे। आपको पता है हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी देखो एब्सोल्यूट नहीं है, जैसे आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है, एक्सेप्शंस भी साथ साथ गिवन हैं। अब हम बात करते हैं थॉमस होब्स के विचारों की एप्लीकेशंस क्या हैं। काफी बार देखो एक डायलेमा आता है, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है या फिर राइट टू प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है। आजकल आपको पता है नए नए सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स इमर्ज होकर आ रहे हैं, जैसे टेररिज्म, साइबर क्राइम। तो बहुत बार स्टेट को राइट टू प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है जनता को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। अगर थॉमस होब्स के विचारों की हम माने तो इसमें कुछ गलत नहीं है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट जो है वो एब्सोल्यूट है, स्टेट के पास पावर है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए स्टेट प्राइवेसी के राइट को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। सेकंड एप्लीकेशन, आज का जो युग है देखो मार्केटाइजेशन का युग है, ग्लोबलाइजेशन का युग है, इस युग में स्टेट जो है वो कमजोर होता जा रहा है। जैसे हमारे देश में 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, उन रिफॉर्म्स के बाद स्टेट की पावर आप देखिए कितनी कम हो गई है और मार्केट की पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई है। इवन और भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं जैसे ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इन सब एग्जांपल्स की बेस पे कहा जाता है कि स्टेट की पोजीशन पहले से कमजोर हुई है। थॉमस होब्स के विचार आपको पता है, वो कहते हैं स्टेट का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है ताकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो ऑब्लिगेशन है, जो काम स्टेट को दिया गया था वो काम स्टेट के द्वारा पूरा किया जा सके। इवन तीसरा पॉइंट भी इसी से मिलता जुलता है। थॉमस होब्स कहते हैं सोसाइटी में पीस और हार्मनी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जैसे बाबा राम रहीम को जब कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराया गया था, पंचकुला में काफी ज्यादा वायलेंस हुआ था। तो पंचकुला के जो सिटीजंस हैं वो कहते हैं ये सरकार की नाकामी है कि इतना ज्यादा वायलेंस हुआ, स्टेट अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाने में नाकामयाब साबित हुआ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू स्टेट का निर्माण हुआ ही इसलिए था ना कि स्टेट जनता को सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, लैंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, लेकिन वो स्टेट नहीं कर पा रहा है। इसलिए इसका मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को स्टेट पूरा नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से कहा जाता है कि स्टेट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि स्टेट अपने अफेयर्स को ठीक से रेगुलेट कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं थॉमस होब्स के विचारों के क्रिटिसिज्म की। सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो देखो यही है, थॉमस होब्स कहते हैं मैन का जो नेचर है वो लालची है, ब्रूटिश है, ज्यादा से ज्यादा पावर इकट्ठा करना चाहता है मैन, यानी मैन के नेचर को गलत लाइट में प्रेजेंट करते हैं होब्स। लेकिन देखो 15वीं-16वीं सेंचुरी में ये बात सही हो सकती है क्योंकि उस समय स्टेट का कंसेप्ट नहीं आया था। लेकिन बहुत से थिंकर्स ऐसे हैं जो थॉमस होब्स के विचारों से सहमत नहीं हैं। फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल, इमैनुअल कांट, महात्मा गांधी, ये सब थिंकर्स कहते हैं ह्यूमन नेचर खराब नहीं है। एरिस्टोटल क्या कहते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं मैन इज ए सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। लेकिन कुछ थिंकर्स ऐसे भी हैं जो थॉमस होब्स के विचारों का समर्थन करते हैं मैन के नेचर के बारे में, जैसे कोटिल्लिया, सिगमंड फ्रूड। ये कहते हैं हाँ मैन का नेचर जो है वो खराब है, लालची है, पावर इकट्ठा करने वाला है, सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखने वाला है। दूसरा क्रिटिसिज्म थॉमस होब्स के विचारों का ये है, थॉमस होब्स एब्सोल्यूट स्टेट की बात करते हैं। एब्सोल्यूट स्टेट के नाम पर बहुत से ऐसे लीडर्स हुए हैं जो पावर को अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हिटलर, मसूलिनी, इन लीडर्स ने होब्स के विचारों का समर्थन किया था। ये कहा करते थे होब्स भी देखो एब्सोल्यूट स्टेट की बात करते हैं इसलिए हमें पावर चाहिए। तो एब्सोल्यूट स्टेट की बात जब होती है तो वो स्टेट ऑथोरिटेरियन स्टेट बन जाता है, एक्सप्लॉइटेटिव स्टेट बन जाता है, वो स्टेट डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं रहता है। इसलिए कहा जाता है लोगों के पास पावर होनी चाहिए गवर्नमेंट को रिजेक्ट करने की। अगर कोई गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं करती है तो लोगों के पास पावर होनी चाहिए कि उस गवर्नमेंट को चेंज किया जा सके। लेकिन एक बार स्टेट अगर ऑथोरिटेरियन स्टेट बन जाता है तो लोगों के पास पावर नहीं होती गवर्नमेंट को चेंज करने की। जैसे हिटलर और मुसोलिनी जब रूल कर रहे थे जर्मनी में और इटली में, लोगों के पास पावर कहाँ थी कि वो हिटलर को हटा दें या फिर जर्मनी को हटा दें, मुसोलिनी को हटा दें। तो थॉमस होब्स बात करते हैं एब्सोल्यूट स्टेट की, इसलिए उनका क्रिटिसिज्म होता है। अब बात करते हैं हम कंक्लूजन की। देखो थॉमस होब्स को काफी इंपॉर्टेंट फिलोसफर माना जाता है। उन्होंने ह्यूमन नेचर को काफी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है, फिलोसफिकल कंसेप्ट से भी और साइकोलॉजिकल कंसेप्ट से भी। मेन चीज ये है कि उन्होंने ह्यूमन नेचर का दूसरा व्यू प्रेजेंट किया है। आमतौर पे थॉमस होब्स से पहले ये कहा जाता था जो ह्यूमन नेचर है वो सेल्फलेस है, निस्वार्थी है। लेकिन थॉमस होब्स कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है भैया, ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फिश है। तो ह्यूमन नेचर के दोनों व्यूज पता होने चाहिए, तभी एथिकल प्रिंसिपल्स या फिर सोसाइटी में ह्यूमन कंडक्ट क्या होना चाहिए इस चीज को डिफाइन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्टेरियन अप्रोच में हमने थॉमस होब्स को डिटेल से जाना। नॉर्मेटिव एथिक्स में एजेंट थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं, एक्शन थ्योरी में डोंटोलॉजी डिस्कस कर चुके हैं, टेलियोलॉजी में यूटिलिटेरियनिज्म को हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टेरियन थिंकर में हम थॉमस होब्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो बाकी जो दो लोग हैं, जॉन लॉक और रूसो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब कॉन्ट्रैक्टेरियन में अगर क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना है तो थॉमस होब्स पे ही है। तो मुश्किल से एक आधा पैराग्राफ कवर किया जाता है जॉन लॉक और रूसो के ऊपर, लेकिन हम थोड़ा डिटेल से कवर कर लेते हैं क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें ऐसे में भी काम आ जाती हैं। आप वीडियो को तेज करके एक बार देख लीजिएगा, आधे घंटे का वक्त लगेगा। तो पहले बात करते हैं जॉन लॉक की। सबसे पहले है जॉन लॉक का व्यू ह्यूमन नेचर के बारे में। देखो जॉन लॉक ने ह्यूमन नेचर के बारे में काफी बैलेंस्ड व्यू दिया। आपको याद होगा होब्स को जब हमने डिस्कस किया था तो होब्स ने ये कहा था स्टेट ऑफ नेचर में, यानी वो सिचुएशन जब तक स्टेट का निर्माण नहीं हुआ है, एक स्टेट ऑफ वॉर है, ऑल अगेंस्ट ऑल, क्योंकि सभी मैन पावर के पीछे भाग रहे हैं, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली सिचुएशन है। पोसेशंस से प्लेजर हासिल करने के लिए पावर की आवश्यकता है। ऐसी सिचुएशन में जब तक स्टेट का निर्माण नहीं हो जाता है, यानी स्टेट ऑफ नेचर में नेचुरल राइट्स तो है लेकिन मैन के अंदर पैशन डोमिनेट करता है। इस वजह से
मैन उन नेचुरल राइट्स का फायदा नहीं उठा सकते, उन नेचुरल राइट्स का लाभ नहीं उठा पाते। होप्स के द्वारा नेचुरल राइट्स को पावर से कंपेयर किया जाता है। अब देखो, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जॉन लोक ने क्या कहा स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। होप्स का जो व्यू है स्टेट ऑफ नेचर के बारे में काफी ज्यादा नेगेटिव है, काफी ज्यादा पेसिमिस्टिक है। लेकिन जॉन लोक का व्यू स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, यानी वो सिचुएशन जब तक स्टेट का निर्माण नहीं हो जाता है, जॉन लोक का व्यू थोड़ा पॉजिटिव है। जॉन लोक कहते हैं मैन के अंदर देखो पैशन है तो मैन के अंदर रीजन भी है। मैन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पैशन प्लस रीजन। ये बात सही है। मैन रिप्रेजेंट करता है सेल्फ इंटरेस्ट को, यानी मैन हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे भागते हैं, लेकिन वो इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे भागते हैं। जॉन लोक का ये मानना था स्टेट ऑफ नेचर में अगर एक वार की सिचुएशन है, सभी ह्यूमन बींग्स आपस में लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट कहाँ पे हुआ? तो मैन समझदार है, मैन में रीजन भी है, उसको पता है अगर वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा तो कोई ना कोई उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए ऐसा सोचकर मैन दूसरों की लिबर्टी, हेल्थ और पोसेशंस को हड़पने की कोशिश नहीं करता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता है। अगर हम एसेंस निकालें तो एसेंस ये निकलता है, एक तरफ होप्स हैं जो कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर में, यानी वो सिचुएशन जब तक स्टेट का निर्माण नहीं होता है, देयर इज ए वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, सभी ह्यूमन बींग्स आपस में लड़ रहे हैं, सभी पावर के पीछे भाग रहे हैं, कोई भी नेचुरल राइट का फायदा नहीं उठा पा रहा है क्योंकि मैन के अंदर पैशन डोमिनेट करता है। दूसरी तरफ जॉन लोक हैं, जॉन लोक कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर में, यानी वो सिचुएशन जब तक स्टेट का निर्माण नहीं होता है, मैन के अंदर अगर पैशन है तो रीजन भी है। मैन समझदार है, इसलिए वही रीजन मैन को मजबूर करता है कि वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी, लिबर्टी या फिर पोसेशन को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। मतलब स्टेट ऑफ नेचर में कोई वार नहीं है, शांति है, पीस है, और सभी मैन अपने अपने नेचुरल राइट्स का फायदा उठा रहे हैं, जैसे राइट टू लिबर्टी, राइट टू हेल्थ, राइट टू प्रॉपर्टी। और याद कीजिए होप्स ने क्या कहा था? होप्स ने कहा था स्टेट ऑफ नेचर में नेचुरल राइट्स का फायदा कोई ह्यूमन बींग उठा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि चारों ओर कंफ्लिक्ट ही कंफ्लिक्ट है, पावर के पीछे सभी भाग रहे हैं, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली सिचुएशन है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, पहले आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद बताता हूँ टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे। देखो होप्स के अनुसार जब स्टेट का निर्माण नहीं हुआ है, यानी स्टेट ऑफ नेचर है, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट भी एब्सेंट है और सोसाइटी भी एब्सेंट है, यानी ना तो सोसाइटी है ना ही गवर्नमेंट है। जबकि जॉन लोक क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जॉन लोक ये कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर में, यानी जब तक स्टेट का निर्माण नहीं होता है, उस सिचुएशन में सिर्फ गवर्नमेंट एब्सेंट है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी भी एब्सेंट है, सोसाइटी तो है, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है। फिर से बोलता हूं एक लाइन में, होप्स के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर में गवर्नमेंट भी नहीं है और सोसाइटी भी नहीं है। जॉन लोक के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर में सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, सोसाइटी तो है। आपको याद होगा, होप्स कहते हैं अगर एक ही जगह पे एक से अधिक सोवरेनिटी होंगी, एक से अधिक सोवरेन पावर होंगी, तो फिर से स्टेट ऑफ नेचर आ जाएगा, यानी ह्यूमन बींग्स के बीच, मैन के बीच कंफ्लिक्ट फिर से स्टार्ट हो जाएगा, पावर के लिए लड़ाई फिर से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जॉन लोक कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर स्टेट खत्म भी हो जाता है, यानी एक जगह पे दो सुप्रीम पावर होंगी, तब भी गवर्नमेंट एब्सेंट होगी ना, सोसाइटी तो है, सोसाइटी है, तो इस वजह से ह्यूमन बींग्स के बीच लड़ाई नहीं देखने को मिलेगी। तो टेक्निकल लैंग्वेज में इस चीज को इस प्रकार से कहेंगे, होप्स के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर दोनों है, प्री सोशल भी है और प्री पॉलिटिकल भी है। लेकिन जॉन लोक के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर सिर्फ प्री पॉलिटिकल है, प्री सोशल नहीं है। प्री का मतलब है यहाँ पे सोसाइटी से पहले की सिचुएशन। जब हम कहते हैं प्री सोशल, इसका मतलब सोसाइटी के निर्माण से पहले की सिचुएशन। जब हम कहते हैं प्री पॉलिटिकल, इसका मतलब है स्टेट के निर्माण से पहले की सिचुएशन। तो होप्स के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ नेचर प्री सोशल भी है, प्री पॉलिटिकल भी है, यानी सोसाइटी का निर्माण भी नहीं हुआ है, स्टेट का निर्माण भी नहीं हुआ है। और जॉन लोक के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर सिर्फ प्री पॉलिटिकल है, प्री सोशल नहीं है, यानी स्टेट का निर्माण नहीं हुआ है जबकि सोसाइटी का निर्माण हो चुका है। अब देखो आपके दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया होगा, अगर जॉन लोक के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर में, यानी वो सिचुएशन जब स्टेट का निर्माण नहीं हुआ है, सभी लोग मिलजुल के रह रहे हैं, शांति है, पीस है, और मैन के अंदर रीजन डोमिनेट कर रहा है, मैन नेचुरल राइट्स का लाभ उठा पा रहे हैं, तो आप एक बात बताइए फिर स्टेट की आवश्यकता ही क्यों है? होप्स ने तो ये कहा था ना कि कंफ्लिक्ट है मैन का, आपस में सबका वार है एक दूसरे के अगेंस्ट, और इसीलिए स्टेट की आवश्यकता होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। लेकिन जॉन लोक तो ऐसा कुछ कहते नहीं है। जॉन लोक तो कहते हैं शांति है, मैन के अंदर रीजन डोमिनेट करता है और सभी नेचुरल राइट्स का फायदा आसानी से उठा पा रहे हैं। तो जॉन लोक रीजन क्या देते हैं, स्टेट की आवश्यकता फिर पड़ती क्यों है? यहाँ पर जॉन लोक के द्वारा काफी महत्वपूर्ण बात कही जाती है। जॉन लोक कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर में हर एक पर्सन अपने आप में सोवरेन है, यानी सुप्रीम पावर है, हर एक पर्सन लॉ मेकर है, एग्जीक्यूटिव भी है, जज भी है, कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है। तो कोई कॉमन अथॉरिटी स्टैब्लिश करने के लिए स्टेट की आवश्यकता है। जो लोग ये भी कहते हैं, देखो स्टेट ऑफ नेचर में ये बात सच है, मैन के अंदर पैशन और रीजन दोनों है, और रीजन डोमिनेट करता है, इसी वजह से मैन दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों की लिबर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जो लोग कहते हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा ही मैन के अंदर रीजन डोमिनेट करेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैन के अंदर पैशन डोमिनेट करने लगे। तो इस वजह से जोन लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। जोन लोग का मानना है सब कुछ मैन के रीजन्स पर छोड़ना ठीक नहीं है, कोई कॉमन एजेंसी की आवश्यकता है ताकि स्टेट ऑफ पीस एंड गुडविल किसी भी प्रकार से स्पॉइल ना हो, शांति भंग ना हो। यानी एसेंस हम निकाल सकते हैं जोन लोग के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर में हालांकि मैन में रीजन डोमिनेट करता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है हमेशा ही रीजन डोमिनेट करेगा। एक अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, जबकि मैन तो नेचर से यूटिलिटेरियन है, हमेशा खुश रहना चाहता है। तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स यानी मैन आपस में डिसाइड करते हैं कि कोई एक एजेंसी तो होनी चाहिए
जो कि हमेशा पीस को बरकरार रखे, हमेशा शांति को इंश्योर करे। इसी वजह से मैन आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उसके बाद स्टेट का निर्माण होता है। यहाँ पर देखो होप्स और जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफरेंस ये भी है। जॉन लॉक के अनुसार दो कॉन्ट्रैक्ट्स साइन होते हैं मैन के बीच। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट से बनती है सिविल सोसाइटी और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट से बनता है गवर्नमेंट यानी सरकार। यहाँ पर देखो दो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं मैन के बीच जॉन लॉक के अनुसार। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद बनती है सिविल सोसाइटी और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के बाद बनता है सरकार यानी गवर्नमेंट। आप स्टेट भी कह सकते हो। लेकिन होप्स के अकॉर्डिंग एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है ह्यूमन बींग्स के बीच और एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद स्टेट, गवर्नमेंट, सोसाइटी इन सब का फॉर्मेशन होता है एक साथ ही। अब हम जॉन लॉक के द्वारा जिन दो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जाती है उनको ब्रीफ से जानते हैं। देखो जॉन लॉक के अनुसार पहला कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद जैसा हमने डिस्कस किया सिविल सोसाइटी की फॉर्मेशन होती है। सिविल सोसाइटी में वो सारी एसोसिएशंस आती हैं फैमिली और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के। देखो सीबीआई, जुडिशरी, ये सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सिविल सोसाइटी के अंदर नहीं आ सकती। और इवन फैमिली भी पर्सनल स्फीयर का हिस्सा है, वो भी सिविल सोसाइटी के अंदर नहीं आता। इसके अलावा जितनी भी फॉर्मेशंस हैं, कोई एनजीओ है, पब्लिक प्रेशर ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप है, कोई भी है, सारी की सारी एसोसिएशंस सिविल सोसाइटी के अंदर ही आती हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन है सिविल सोसाइटी की, हमेशा याद रखिएगा। फैमिली को छोड़ के और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के सारे एसोसिएशंस सिविल सोसाइटी के अंदर आती हैं। तो जॉन लॉक के अनुसार लिबरलिज्म में सिविल सोसाइटी एक इंपॉर्टेंट साइट है फ्रीडम को अचीव करने के लिए और राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो जॉन लॉक के अनुसार पहले कॉन्ट्रैक्ट के बाद सिविल सोसाइटी की फॉर्मेशन होती है जहां पर मैन एक दूसरे के राइट्स को औपचारिक रूप से यानी फॉर्मल वे में रिकॉग्नाइज करते हैं। यानी एक ह्यूमन बीइंग बाकियों से कहता है कि देखो मैं आपके राइट्स को स्वीकार करता हूं, बदले में आप मेरे राइट्स को भी स्वीकार कीजिए, हम सब एक दूसरे के राइट्स का वायलेशन नहीं करेंगे। ये सब होता है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद यानी सिविल सोसाइटी की फॉर्मेशन के बाद। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉन्ट्रैक्ट की। देखो जॉन लॉक के हिसाब से एक बार सिविल सोसाइटी का फॉर्मेशन हो चुका है तो सिविल सोसाइटी में से ही कुछ लोग आगे आएंगे। मान लीजिए 100 लोगों ने मिलकर सिविल सोसाइटी बनाई तो 100 में से 4-5 लोग आगे आएंगे और गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेंगे। मतलब पूरी सोसाइटी के लिए ये 4-5 लोग अब डिसीजंस लेंगे। तो इस प्रकार से सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के बाद जॉन लॉक के हिसाब से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। देखो जब प्लेटो थे या फिर एरिस्टोटल थे उस समय डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात हुआ करती थी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम थी। जितने सिटीजन्स थे वो एक जगह पर जुटते थे और डिसीजन लेते थे पूरी सोसाइटी के लिए। इवन जो सिटीजन्स नहीं थे जैसे एरिस्टोटल के हिसाब से स्लेव्स, बूढ़े लोग, बच्चे, महिलाएं, ये सब सिटीजन्स नहीं थे। लेकिन जो सिटीजन्स थे वो एक मंच पर इकट्ठा होते और सभी के लिए डिसीजंस लेते थे। लेकिन जॉन लॉक बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की और मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी की। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अब देखो हमारे देश में आपको पता है पॉपुलेशन 125 करोड़ के आसपास है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि देश के सभी सिटीजन्स एक मंच पर जुटे और डिसीजन ले। तो हमने नुमाइंदे चुन के भेजने हैं। जैसे मेरी कोई कंस्टिट्यूएंसी सीट है ABC, मेरी पार्लियामेंट सीट का नाम है ABC, वहां से मैंने अपने एमपी को वोट दिया है। आपने भी अपनी अपनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज में एमपी को वोट दिया होगा। तो लोकसभा में एमपीज की संख्या है 552 लेकिन है फिलहाल अभी 545 ही। तो ये सब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नुमाइंदे हैं। तो इस डेमोक्रेसी को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यानी जो 545 लोकसभा के सांसद हैं वो हमारी तरफ से कानून बना रहे हैं, हमारी तरफ से डिसीजन ले रहे हैं। जो लोग मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी देखो जिस पार्टी की मेजोरिटी आएगी वो सरकार बनाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सभी पार्टीज मिलकर कंसेंसस से सरकार चलाएंगे, नहीं। जिस पार्टी का बहुमत आएगा वही पार्टी सरकार बनाएगी। तो ऐसी डेमोक्रेसी को कहा जाता है मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी। जो लोग ये भी कहते हैं सरकार का जो फॉर्मेशन हुआ है वो जनता की कंसेंट के साथ हुआ है, सहमति के साथ हुआ है। और जनता की सहमति कैसे ली गई है? इलेक्शंस की सहायता से। इलेक्शंस में हम वोट देते हैं, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, सरकार बनती है, तो ये हमारी सहमति तो है, ये हमारी कंसेंट है। जो लोग के अनुसार देखो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में कंसेंट यानी सहमति दो तरह की है, एक एक्सप्लिसिट कंसेंट और दूसरा टैसिट कंसेंट। अभी एग्जांपल की सहायता से हम समझते हैं। मान लीजिए सेंटर में अब एनडीए की गवर्नमेंट है। या तो देखो आपने एनडीए को वोट दिया होगा, अगर आपने एनडीए को वोट दिया होगा तो इसका मतलब आपकी जो कंसेंट है वो एक्सप्लिसिट है। या फिर यूं भी हो सकता है कि आपने एनडीए को वोट नहीं दिया होगा। अब देखो आपने एनडीए को वोट नहीं दिया लेकिन सरकार बन गई एनडीए की, तो ऐसी सिचुएशन में आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने तो एनडीए को वोट दिया नहीं, ये तो मेरी सरकार है नहीं। एक बार सरकार बन गई तो वो सबकी सरकार है, सबकी उसमें कंसेंट निहित है। कोई बाद में ऐसा नहीं बोल सकता सरकार बनने के बाद कि मैंने इस पार्टी को वोट नहीं दिया है और इस पार्टी की सरकार बन गई है इसलिए मेरी सरकार नहीं है। ऐसा नहीं होता, सरकार सबकी होती है। तो कंसेंट दो प्रकार की है। एक्सप्लिसिट कंसेंट, अगर आपने वोट दिया हो उस पार्टी को उसकी सरकार आ जाती है। टैसिट कंसेंट, अगर आपने वोट ना भी दिया हो उस पार्टी की सरकार आ जाती है तो भी आप बाद में ये नहीं कह सकते कि मैंने वोट नहीं दिया, ये मेरी सरकार नहीं है। नेक्स्ट देखो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, एक बार स्टेट का फॉर्मेशन हो गया तो स्टेट के फॉर्मेशन के बाद मैन ने अपने कौन कौन से राइट्स छोड़े हैं? आपको याद होगा जब हमने होप्स को डिस्कस किया था, होप्स तो ये कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर में सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है मैन के बीच और स्टेट का निर्माण होता है। राइट ऑफ लाइफ का जो अधिकार है उसको छोड़ के मैन अपने सभी राइट्स स्टेट को दे देते हैं। यानी स्टेट का निर्माण होता है, स्टेट के अगेंस्ट कोई राइट नहीं है सिटीजन्स के पास। वही राइट्स हैं जो स्टेट के द्वारा मैन को दिए जाते हैं, यानी सिटीजन्स को दिए जाते हैं। सिर्फ राइट ऑफ लाइफ एक ऐसा राइट है जो कि स्टेट मैन से छीन नहीं सकता, क्योंकि राइट ऑफ लाइफ को ही प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट का निर्माण हुआ है। ये सब बातें बोली जाती हैं होप्स के द्वारा। जो लोग क्या कहते हैं कि स्टेट का निर्माण होने के बाद
मैन अपने कौन कौन से राइट्स को छोड़ देता है। जोन लोग देखो ये कहता है सिर्फ 3 राइट्स दिए जाते हैं स्टेट को, सारे राइट्स सिटीजन्स के द्वारा नहीं छोड़े जाते, सिर्फ 3 राइट्स छोड़े जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं। पहला राइट टू मेक लॉ, दूसरा राइट टू एग्जीक्यूट लॉ और तीसरा राइट टू एजुकेट लॉ। राइट टू मेक लॉ मतलब लेजिस्लेचर, राइट टू एग्जीक्यूट लॉ मतलब एग्जीक्यूटिव और राइट टू एजुकेट लॉ मतलब जुडिशरी। तो जोन लोग के इस कंसेप्ट में गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस इमर्ज होकर आती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर जिसको अधिकार है कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव जिनके पास अधिकार है कानून को इंप्लीमेंट करने का, एग्जीक्यूट करने का, और जुडिशरी के पास अधिकार है मामलों को एडजुडिकेट करने का। एसेंस हम अगर निकालें तो हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ नेचर के बाद पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिससे सिविल सोसाइटी फॉर्म होती है। सिविल सोसाइटी से 4-5 लोग आगे आते हैं, गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। लेकिन देखो सिटीजन्स ने अपने सभी राइट्स ट्रांसफर नहीं किए हैं स्टेट को। 3 राइट्स मेन ट्रांसफर किए हैं, राइट टू मेक लॉ, राइट टू एग्जीक्यूट और राइट टू एडजुडिकेट। लेकिन 3 राइट्स किसी भी कीमत पर सिटीजन्स के द्वारा स्टेट को ट्रांसफर नहीं किए गए हैं। कौन कौन से ये 3 राइट्स हैं? सबसे पहले देखो राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी। फिर से बोलता हूं, ये 3 राइट्स सिटीजन्स के द्वारा स्टेट को ट्रांसफर नहीं किए गए हैं। होप्स कहते हैं सिटीजन्स ने सिर्फ राइट टू लाइफ ट्रांसफर नहीं किया है स्टेट को, जबकि जोन लोग ये कहते हैं राइट टू लाइफ के साथ साथ राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो भी सिटीजन्स ने स्टेट को ट्रांसफर नहीं किया है। ये 3 राइट्स स्टेट सिटीजन से नहीं छीन सकता, ये इनएलिएनेबल है, यानी सिटीजन से इन 3 राइट्स को अलग नहीं किया जा सकता। जोन लोग के अनुसार इन 3 राइट्स को ट्रांसफर इसलिए नहीं किया जा सकता, ये 3 राइट्स इनएलिएनेबल इसलिए हैं क्योंकि मैन की जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, वो इन 3 फंडामेंटल राइट्स पर टिका हुआ है। जोन लोग यह भी कहते हैं ये 3 राइट्स मैन को स्टेट ने नहीं दिए हैं, ये 3 राइट्स मैन को दिए गए हैं गॉड के द्वारा या फिर नेचर के द्वारा। इसलिए स्टेट मैन से इन 3 राइट्स को नहीं छीन सकता, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, अगर स्टेट सिटीजन्स से ये 3 राइट्स छीनने की कोशिश करता है तब क्या? इसके जवाब में जोन लोग ये कहते हैं देखो नेचुरल राइट्स जो हैं वो मैन की प्रॉपर्टी है, स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है। ये राइट एब्सोल्यूट राइट्स हैं मैन के पास और स्टेट किसी भी प्रकार से इन राइट्स को डाइल्यूट नहीं कर सकता। और अगर स्टेट इन राइट्स को डाइल्यूट करने की कोशिश करता है, एक सीमा में बांधने की कोशिश करता है या फिर सिटीजन्स से इन 3 राइट्स को छीनने की कोशिश करता है तो सिटीजन्स के पास अधिकार है सरकार के खिलाफ रिवोल्ट भी सिटीजन्स के द्वारा किया जा सकता है। थोड़ा सा रिवोल्ट के बारे में यानी रेवोल्यूशन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखो आपको याद होगा एरिस्टोटल जब हमने डिस्कस किया था तो एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भी अगर चेंज आता है गवर्नेंस के तरीके में तो एरिस्टोटल उसको मानते हैं ये रेवोल्यूशन है। और एरिस्टोटल काफी सारे रीजंस भी बताते हैं जिनकी वजह से रेवोल्यूशन आ सकता है और क्या करना चाहिए कि रेवोल्यूशन ना आ पाए। लेकिन लिबरलिज्म में रेवोल्यूशन का मतलब वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ द सिस्टम से नहीं है। मतलब लिबरलिज्म में रेवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि हिंसा की सहायता से सिस्टम को उखाड़ फेंका जाए, ये रेवोल्यूशन है नहीं। लिबरलिज्म में रेवोल्यूशन का मतलब है पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, यानी शांतिपूर्वक ढंग से संविधान में किस प्रकार का बदलाव आता है, तो ये रेवोल्यूशन है। लोग के अनुसार अगर स्टेट अपनी मनमर्जी से एक्ट करता है, प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाय लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, आर्बिट्रेरी मैनर में एक्ट करता है, तो जो लोग सत्ता पर काबिज हैं उन लोगों को चेंज किया जा सकता है जनता के द्वारा, उन लोगों को हटाया जा सकता है। ये भी एक रेवोल्यूशन है। और ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है संवैधानिक मेथड की सहायता से, यानी इलेक्शंस की सहायता से। तो अगर यूपीएससी पूछती है कि जोन लोग के कैसे विचार हैं रेवोल्यूशन के मुद्दे पर, तो ये सब बातें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हम जानते हैं जोन लोग के क्या व्यूज थे सेपरेशन ऑफ पावर्स के मुद्दे पर। जोन लोग देखो कहते हैं लिबर्टी के इंटरेस्ट में जरूरी ये है गवर्नमेंट की जो 3 ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये अपना अपना काम करें, यानी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर ना करे और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम में इंटरफेयर ना करे। जोन लोग के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर में हर एक मैन के अपने अपने कानून हैं, अपना अपना एग्जीक्यूशन और अपनी अपनी जुडिशरी है। लेकिन एक बार गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है तो सबके लिए कॉमन लेजिस्लेचर होगा, कॉमन एग्जीक्यूटिव होगा और कॉमन ही जुडिशरी होगी। लेकिन ये तीनों ब्रांचेस अपना अपना काम करेंगी और दूसरों के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगी। जो लोग कहते हैं देखो कॉमन सेंस इसी में है कि सभी ब्रांचेस के अलग अलग फंक्शंस हो। अगर कोई पर्सन अपने ही केस में जज होगा तो कैसे काम चलेगा, ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। इसीलिए जोन लोग के द्वारा ये प्रिंसिपल दिया जाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। नेक्स्ट बात आती है गवर्नमेंट के पास कैसी पावर्स रहेंगी। वैसे तो देखो इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अलग से काफी बार इस मुद्दे पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूँ। देखो होप्स तो ये बोलते हैं गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर्स हैं। मैन जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उन्होंने अपने सिर्फ राइट टू लाइफ को ट्रांसफर नहीं किया है, बाकी सभी राइट्स को ट्रांसफर कर दिया है। यानी अब मैन के पास सिर्फ वही राइट्स हैं जो उनको दिए जाएंगे स्टेट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ये बात बोली जाती है होप्स के द्वारा। लेकिन जो लोग इसके उलट बोलते हैं गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो मैन जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उन्होंने अपने सभी राइट्स को ट्रांसफर नहीं किया है। उन्होंने मेनली 3 राइट्स को ट्रांसफर नहीं किया है। कौन कौन से वो आपको पता है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे कि मैन से ये 3 राइट्स उनसे छीने जाते हैं। गवर्नमेंट की पावर्स के बारे में जो लोग फर्दर ये भी कहते हैं कि देखो गवर्नमेंट के पास कोई ओरिजिनल पावर्स नहीं है। गवर्नमेंट के पास जो भी पावर्स हैं वो पावर्स जनता ने गवर्नमेंट को दी हैं, यानी वो डेलीकेटेड पावर्स हैं। एक प्रकार से जो लोग के वर्ड्स में अगर हम बात करें तो जो लोग ये बोलते हैं गवर्नमेंट सिर्फ एक ट्रस्ट है और जनता ट्रस्टी है।
जो लोग गवर्नमेंट को मैनेज कर रहे हैं वो सिर्फ मैनेजर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, वो मालिक नहीं है। असली मालिक, असली ट्रस्टी जनता है। यानी गवर्नमेंट को चला रहे लोग, मैनेजर, वो ट्रस्टीज की विशेष के अगेंस्ट नहीं जा सकते, जनता की विशेष के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो ये सब बातें बोली जाती हैं जॉन लोक के द्वारा पावर्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो अब आप आसानी से आंसर दे सकते हो जॉन लोक का क्या व्यू था गवर्नमेंट की पावर्स के बारे में। तो इस प्रकार से हमने जॉन लोक के विचारों को समझा। जॉन लोक के विचार आप एक बार यूं बताइए कि थॉमस होब्स के विचारों से किस प्रकार से अलग हैं, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। थॉमस होब्स एब्सोल्यूट स्टेट की बात करते हैं, स्टेट को पावर देते हैं बहुत ज्यादा थॉमस होब्स। लेकिन जॉन लोक कहते हैं स्टेट के पास ज्यादा पावर्स नहीं होनी चाहिए, जनता के पास कुछ राइट्स पहले से थे, उन राइट्स को नहीं छीना जाता स्टेट के द्वारा। फॉर एग्जांपल राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ। जॉन लोक ये भी कहते हैं असली ट्रस्टी जनता है। जो लोग गवर्नमेंट को चला रहे हैं वो सिर्फ मैनेजर हैं, गवर्नमेंट एक ट्रस्ट है और असली जनता ट्रस्टी है। और जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं वो सिर्फ मैनेजर है, मैनेज कर रहे हैं जनता की विशेष के हिसाब से। जॉन लोक को डिस्कस करने के बाद कॉन्ट्रैक्टेरियन अप्रोच में अब नंबर आता है रूसो का। तीसरे थिंकर हैं कॉन्ट्रैक्टेरियन अप्रोच में रूसो। जॉन लोक और होब्स की तरह रूसो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेडिशन से संबंध रखते हैं। तो काफी बार रूसो का ने क्या कहा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, होब्स ने क्या कहा, जॉन लोक ने क्या कहा, एग्जामिनर आपस में कंपेयर करवा देता है। इसके अलावा रूसो के विचार डेमोक्रेसी के बारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूसो को देखो फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। रूसो के बारे में हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करें। फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक बेसिक स्लोगन लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो दिया गया था, आपने सुना होगा इस स्लोगन के बारे में। रूसो को ही श्रेय दिया जाता है इस स्लोगन का, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। रूसो को जाना जाता है पॉपुलर सोवरेनिटी के कंसेप्ट को देने के लिए या फिर जनरल विल के कंसेप्ट को देने के लिए। आगे हम डिस्कस करेंगे पॉपुलर सोवरेनिटी का कंसेप्ट क्या है या फिर जनरल विल का कंसेप्ट क्या है। रूसो का बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन देखो ये है, रूसो पहले ऐसे थिंकर हैं जो कहते हैं आदमी बुरा नहीं है, समाज बुरा है, आदमी का नेचर अच्छा है, अगर बदलना है तो समाज को बदलो ना कि आदमी को। इससे पहले जो थिंकर्स हैं, आप होब्स का एग्जांपल ले सकते हो, मैकेवली का एग्जांपल ले सकते हो, सब कहते हैं मैन लालची है, मैन का नेचर खराब है। लेकिन रूसो पहले ऐसे थिंकर जो कहते हैं मैन के नेचर में कमी है तो समाज को हमें बदलना होगा। अब हम जानते हैं रूसो के व्यूज ह्यूमन नेचर के बारे में और स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। ह्यूमन नेचर के बारे में जॉन लोक ने क्या कहा, होब्स ने क्या कहा, आपको पता है। होब्स कहते हैं मैन नेचर से ग्रीडी है, लालची है, और यही बात मैकेवली के द्वारा बोली जाती है। जॉन लोक के द्वारा ये कहा जाता है मैन में रीजन डोमिनेट करता है, तो इस वजह से मैन दूसरों की लिबर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता, दूसरों की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता। रूसो का जो व्यू है मैन के बारे में अच्छा है। रूसो कहते हैं मैन इज एसेंशियली गुड, यानी मैन का जो नेचर है वो अच्छा है। मैन का अपने प्रति सेल्फ लव है, प्यार है अपने प्रति, और दूसरों के प्रति सहानुभूति है। इसके अलावा स्टेट ऑफ नेचर के बारे में रूसो के द्वारा ये बोला जाता है, पहले आप ये याद कीजिए जॉन लोक ने और होब्स ने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या कहा था, यानी उस सिचुएशन के बारे में क्या कहा था जब तक स्टेट का निर्माण नहीं हुआ था, यानी स्टेट के निर्माण से पहले सिचुएशन कैसे थी। देखो होब्स तो ये कहते हैं कोई लाइफ थी ही नहीं जब तक स्टेट का निर्माण नहीं हुआ था, यानी स्टेट ऑफ नेचर था, सभी पावर के पीछे भाग रहे थे, देयर वाज वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, कंफ्लिक्ट की सिचुएशन थी, लाइफ ठीक से मैन नहीं जी पा रहा था, इसीलिए स्टेट का निर्माण होता है। दूसरी तरफ जॉन लोक ये कहते हैं कि देखो मैन के अंदर रीजन डोमिनेट करता है, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं था कि लड़ाई हो रही थी मैन के बीच, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत असुविधा जरूर हो रही थी। स्टेट ऑफ नेचर में मैन अपने नेचुरल राइट्स का लाभ आसानी से उठा पा रहा था, क्योंकि उसको पता था वो किसी दूसरे की लिबर्टी या फिर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी लिबर्टी और उसकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा, और मैन के अंदर रीजन डोमिनेट करता है, इस वजह से मैन किसी दूसरे की प्रॉपर्टी या फिर लिबर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हाँ थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस थी, असुविधा थी, क्योंकि हर एक मैन अपने हिसाब से जज भी था, उसके अपने हिसाब से कानून थे और अपने हिसाब से वो उस कानूनों को इंप्लीमेंट करता था। तो इस असुविधा को दूर करने के लिए एक कॉमन अथॉरिटी चाहिए, इसीलिए स्टेट का निर्माण होता है, गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ये बात कही गई जॉन लोक के द्वारा। अब तीसरे नंबर पे रूसो कहते हैं कि देखो स्टेट ऑफ नेचर, यानी जब तक स्टेट का निर्माण नहीं होता है ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा आनंद वाली है मैन के लिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मैन आजाद है, खुश है। ऐसी सिचुएशन में सभी ह्यूमन बीइंग्स के बीच इक्वालिटी है। देखो होब्स भी इक्वालिटी की बात करते हैं, होब्स इक्वालिटी की बात कैसे करते हैं और जॉन लोक इक्वालिटी की बात कैसे करते हैं। देखो होब्स तो इक्वालिटी की बात तब करते हैं जब वो कहते हैं दो इमोशंस प्लेजर और पेन मैन के एक्शन को शेयर करते हैं, और मैन सिर्फ अपने ही प्लेजर और पेन को समझ सकता है, किसी दूसरे के नहीं। तो इनडायरेक्टली होब्स के द्वारा बोला जाता है मैन इक्वल है। जॉन लोक इक्वालिटी की बात तब करते हैं जब वो ये कहते हैं कि सभी मैन के अंदर रीजन डोमिनेट करता है और वो किसी दूसरे की लिबर्टी और प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी स्टेट ऑफ नेचर में नेचुरल राइट्स को मैन इक्वल रूप से एंजॉय करते हैं। तो जॉन लोक इस प्रकार से इक्वालिटी की बात करते हैं। रूसो देखो ना सिर्फ नेचुरल इक्वालिटी की बात करते हैं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की भी बात करते हैं। रूसो के अनुसार शुरुआत में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं आया था, कॉमन प्रॉपर्टी का कंसेप्ट था, ना कोई अमीर था ना कोई गरीब था, और सोशल स्टेटस भी सभी मैन का इक्वल था, यानी नेचुरल रूप से, सोशल रूप से और इकोनॉमिक रूप से मैन बराबर था। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है होब्स और जॉन लोक सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं, सिर्फ नेचुरल इक्वालिटी की बात करते हैं, जबकि रूसो सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी और नेचुरल इक्वालिटी तीनों इक्वालिटीज की बात करते हैं। वैसे देखो इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है मॉडर्न ईरा का फीचर है। एंशिएंट ईरा में जब देखो प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे, वो तो इक्वालिटी को प्रमोट करने वाली बात करते थे। एरिस्टोटल ने कहा हर कोई मास्टर नहीं है, कोई पर्सन स्लेव है, कोई पर्सन मास्टर है, और ये क्वाइट नेचुरल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो इनइक्वालिटी को काफी नॉर्मल माना जाता था एंशिएंट ईरा में, लेकिन इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो मॉडर्न ईरा का फीचर है। आगे देखो एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है प्रोसेस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये इमर्ज होता है, अगर रूसो के हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर में सब कुछ ठीक ठाक है, मैन हैप्पी लाइफ व्यतीत कर रहा है, आनंद की प्राप्ति कर रहा है, तो फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता ही क्यों है, फिर स्टेट की आवश्यकता ही क्यों है। यहाँ पर देखो रूसो ये कहते हैं शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक था, जब इंसान आदि मानव की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था, यानी हंटिंग कर रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, उस समय सिविलाइजेशन का निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद मैन सेटल्ड लाइफ जीने लगता है, यानी हंटिंग छोड़ के एग्रीकल्चर का पैसा अपना लेता है, धीरे धीरे समाज बनता है, सिविलाइजेशन का निर्माण होता है, इंसान सोचने भी लगता है, साइंस डेवलप होती है, कल्चर डेवलप होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको पता है, देखो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, जब इंसान एक जगह पर सेटल हो गया, खेती करने लगा, रिसोर्सेज लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है और समाज बन गया है, सोसाइटी बन गई है, तो कौन सा मैन कहाँ पर खेती करेगा, कहाँ पर एग्रीकल्चर करेगा। इसके लिए मैन ने लैंड पर लाइन डिमार्केट करना स्टार्ट कर दिया। एक मैन बोलता है इस रीजन में कि भैया इतना इतना लैंड जो है वो मेरा है, दूसरा बोलता है कि ठीक है आगे वाला इतना जो लैंड है वो मेरा है। तो इस प्रकार से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट इमर्ज होकर आता है। इससे पहले सारी जो प्रॉपर्टी थी वो कॉमन थी, लेकिन मैन सेटल हो गया, खेती करने लगा, तो मैन को पता होना चाहिए ना कि मेरा लैंड कौन सा है, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। तो इसी वजह से लाइन डिमार्केट कर दी कि ये लैंड मेरा है, ये तेरा है। इस प्रकार से माइन और टाइम की भावना आ गई मैन के अंदर, ये मेरा है, ये तेरा है। इससे पहले मेरा और तेरा की भावना नहीं हुआ करती थी। मेरा और तेरा की भावना मैन के अंदर डेवलप होने से क्या हुआ, पहले स्टेट ऑफ नेचर में जो सब कुछ अच्छा हुआ करता था, स्टेट ऑफ नेचर पहले हुआ करता था स्टेट ऑफ ब्लिस या फिर स्टेट ऑफ नेचुरल ब्लिस, यानी प्राकृतिक आनंद। ये गुडनेस की जो स्टेट थी डिग्रेड हो गई, क्योंकि अब मैन के अंदर मेरा तेरा की भावना डेवलप हो चुकी थी। रूसो के वर्ड्स में हम बात करें, रूसो कहते हैं पहले तो देखो स्टेट ऑफ ब्लिस में मैन हुआ करता था नोबल सैवेज, लेकिन जब मैन में मेरा और तेरा की भावना डेवलप हुई तो मैन बन गया डिप्राइव्ड एनिमल, यानी वंचित पशु। मैन बन गया एक ऐसा पशु जिसकी भूख कभी शांत होती ही नहीं है। ये सब हुआ मेरा और तेरा की भावना डेवलप होने से। और मेरा और तेरा की भावना क्यों डेवलप हुई मैन के अंदर, क्योंकि मैन सोचने लगा था, रीजन डेवलप हो गया था मैन के अंदर। देखो रूसो रीजन को नफरत करते हैं, रूसो साइंस को नफरत करते हैं, रूसो मोरलिटी को नफरत करते हैं। रूसो कहते हैं इन सब चीजों की वजह से मैन अपनी फ्री विल के हिसाब से एक्ट नहीं कर पा रहा है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट आया वो रीजन की वजह से आया, वो मेरा तेरा भावना की वजह से आया। अगर मैन के अंदर रीजन नहीं डेवलप होता तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं आता और स्टेट ऑफ नेचर में जो सब कुछ ठीक चल रहा था वैसा ही चलता रहता। अगर पिछले 3 मिनट की डिस्कशन का एसेंस हम निकालें, रूसो के हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर में सब कुछ ठीक था, मैन हैप्पी लाइफ व्यतीत कर रहा था, लेकिन सेटल्ड लाइफ बाद में मैन जीने लगता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ जाता है, मेरा और तेरा की भावना डेवलप हो जाती है। ये सब होता है क्योंकि मैन के अंदर रीजन डेवलप होता है, सोसाइटी बनती है, सिविलाइजेशन बनता है, कल्चर बनता है। और ये सब जब हो जाता है तो पहले जो स्टेट ऑफ नेचर में स्टेट ऑफ ब्लिस हुआ करता था वो स्पॉइल हो जाता है। पहले मैन नोबल सैवेज हुआ करता था, लेकिन अब मैन वंचित पशु हो चुका है जिसकी भूख कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। इस सिचुएशन में मैन अपनी फ्री विल के हिसाब से काम नहीं कर सकता, यानी जो कुछ मैन करना चाहता है ऐसी सिचुएशन में मैन वो सब चीजें नहीं कर सकता, क्योंकि समाज के कस्टम्स ने, समाज के रूल्स ने बहुत सारी पाबंदियां, बहुत सारी लिमिटेशंस, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इस सिचुएशन में मैन के ऊपर लगा दी है। तो देखो 2 ऑप्शंस हैं अब मैन के आगे, या तो स्टेट ऑफ नेचर में वापस चला जाए। क्या आज के समय में स्टेट ऑफ नेचर में जाना पॉसिबल है? नहीं। क्या आज के समय में मैन फिर से आदिमानव बन सकता है, हंटिंग का पैसा अपना सकता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन मैन के लिए हो सकता है सोसाइटी को रिबिल्ड किया जाए, ऐसी सोसाइटी का निर्माण किया जाए जहां पे मैन के पास स्टेट ऑफ फ्रीडम हो, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस हो। रूसो के हिसाब से ये ऑप्शन फिजिबल है, इस ऑप्शन को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। और इसी वजह से आपस में मैन सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ताकि पहले जो सिचुएशन स्टेट ऑफ नेचर में थी उसी सिचुएशन को वापस लाया जा सके। मैन फिर से अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रियल विल के अनुसार काम कर सके, जो कुछ मैन करना चाहता है वैसा ही कर सके, सोसाइटी की कोई पाबंदियां ना हो मैन के ऊपर। एसेंस इसका ये करता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मैन के द्वारा इसलिए साइन किया जाता है ताकि जो सिचुएशन स्टेट ऑफ नेचर में थी, स्टेट ऑफ नेचर में मैन अपनी आजादी से जो कुछ मैन करना चाहता था वो कर लेता था, उसी प्रकार की सिचुएशन को फिर से लाया जाए, इसीलिए मैन के द्वारा आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। अब क्वेश्चन ये होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से हुआ क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से देखो, जैसा लोक ने कहा, जैसा होप्स ने कहा, स्टेट का निर्माण हुआ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से स्टेट का निर्माण हो गया, अथॉरिटी आ गई। रूसो कहते हैं अथॉरिटी के होते हुए भी, यानी स्टेट के होते हुए भी मैन जो है वो फ्री है। क्यों? क्योंकि देखो मैन को गवर्न किया जाएगा उन कानूनों की सहायता से जो कानून बनाए जाएंगे मैन के द्वारा ही, समझ गए? यानी स्टेट का निर्माण होने पर जो कानून बनेंगे जनता को गवर्न करने के लिए, वो कानून जनता के द्वारा ही बनाए जाएंगे। और यही कंसेप्ट है रूसो का, पॉपुलर सॉवरेनिटी का या फिर जनरल विल का। जनरल विल का कंसेप्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन देखो रूसो ये कहते हैं अगर जनता के द्वारा ही कानून बनाए जाएंगे जनता को गवर्न करने के लिए, तो आप बताइए ऐसी सिचुएशन में लोगों के पास फ्रीडम होगी या फिर नहीं होगी? लोग ऐसे कानून क्यों बनाएंगे जिससे कि वो फ्रीडम से वंचित हो? रूसो के हिसाब से स्टेट रिप्रेजेंट करता है जनरल विल को या फिर स्टेट रिप्रेजेंट करता है पॉपुलर सॉवरेनिटी को। हम डिटेल से जानते हैं रूसो का जनरल विल का कंसेप्ट है क्या, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं रूसो ने जनरल विल का कंसेप्ट दिया। मकसद क्या है रूसो का जनरल विल का कंसेप्ट देने में? मकसद है रूसो का मैन को फ्रीडम प्रोवाइड करना। और मैन को फ्रीडम क्यों प्रोवाइड करना? क्योंकि देखो मैन की लाइफ का पर्पस है खुश रहना, मैन की लाइफ का पर्पस है हैप्पीनेस, और फ्रीडम से मिलती है हैप्पीनेस। फ्रीडम का मतलब है जब हम हमारी इच्छा से एक्ट करते हैं, हमारी चॉइस से एक्ट करते हैं, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, यानी सोसाइटी का कोई नॉर्म, सोसाइटी का कोई रूल हमें मजबूर नहीं कर रहा है एक्शन लेने के लिए। हमारी खुद से जो हम एक्शन लेना चाहते हैं वही एक्शन हम लेते हैं, ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है फ्रीडम। तो फ्रीडम प्रोवाइड करने के लिए ताकि मैन हैप्पी रह सके, खुश रह सके, रूसो के द्वारा कंसेप्ट दिया जाता है जनरल विल का। रूसो के हिसाब से देखो विल 2 प्रकार की होती है, एक होती है रियल विल और एक होती है एक्चुअल विल। रियल विल जो है वो रियल फ्रीडम है, ओरिजिनल विल है, जब मैन वो करता है, एक्चुअल में जो करना चाहता है वो है रियल विल। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। देखो एक्सीडेंट हो गया कोई, आपने देखा कि जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है वो दर्द से करा रहा है, तो आपका दिल कहेगा कि जल्दी से उस आदमी की हेल्प की जाए, उसको अस्पताल पहुंचाया जाए। तो ये तो है आपकी रियल विल। लेकिन कई बार इंसान इस प्रकार से एक्ट नहीं करता। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि मैन को ये लगता है अगर वो हेल्प करेगा तो पुलिस उसको तंग करेगी, उससे पूछताछ की जाएगी, बाद में कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक रीजन ये हो सकता है। तो यहाँ पे देखो रियल विल थी आपकी उस पर्सन की हेल्प करना जिसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन आपने हेल्प नहीं की, आप सीधा चले गए कानून के डर से, लाश के डर से, कोर्ट में चक्कर लगाने के डर से। तो ये हुई आपकी एक्चुअल विल। मतलब एक्चुअली में जो आपने किया, ये आपने क्यों किया? क्योंकि सोसाइटी की वजह से, समाज में रूल ऐसे हैं, इसी वजह से आपने किया, सेल्फिश नेचर की वजह से। देखो ये आर्टिफिशियल फ्रीडम है, या फिर फ्रीडम का इल्यूजन है कि आप सीधा सीधा चले गए और एक्सीडेंट वाले की हेल्प नहीं की। तो एसेंस आप निकाल सकते हो 2 प्रकार की विल होती है, एक रियल विल, एक एक्चुअल विल। रियल विल मतलब एक्चुअली में जो हम चाहते हैं, जब वो चीज
सोशल कस्टम्स की वजह से हम वो चीजें कर नहीं पाते तो वो कहलाती है एक्चुअल विल। आप नॉर्मल सा एक और एग्जांपल ले लीजिए। काफी बार लड़का लड़की के बीच में आपस में प्यार होता है, लेकिन कास्ट की वजह से, दूसरे रीजन की वजह से शादी नहीं कर पाते। शादी करना चाहते हैं, ये उनकी रियल विल है, लेकिन समाज में रूल्स ऐसे हैं, इंटरकास्ट मैरिज या फिर इंटररिलीजन मैरिज करने पर परिवार का सोशल बाइकआउट हो जाता है। आज भी कई जगह पे माँ बाप को काफी डिस्ग्रेस का सामना करना पड़ता है। तो इन सब रीजन की वजह से कपल डिसाइड करते हैं कि शादी नहीं करते हैं। तो शादी ना करना वो उनकी एक्चुअल विल थी, शादी को करना चाहते हैं लेकिन जो कि उनकी रियल विल थी। अब आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं जनरल विल की। जनरल विल क्या है? देखो, इट इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अमंग पीपल हु एग्री दैट दे विल ऑलवेज एक्ट बाय देयर रियल विल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होता है, मान लीजिए ये एक रीजन है, इसमें 5 लोग रहते हैं, ए बी सी डी और ई। 5 लोगों के बीच सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद स्टेट का निर्माण होता है। स्टेट रिप्रेजेंट करता है जनरल विल को। कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड ये होता है, ए बोलता है कि देखो मैं अपनी रियल विल के हिसाब से काम करूंगा, यानी जो कुछ मैं वास्तव में करना चाहता हूं एक्चुअल में बिना सोशल कस्टम से करे वो चीज मैं करूंगा। बी भी यही बात बोलता है, सी भी यही बात बोलता है, डी भी और ई भी। यानी जिन लोगों ने आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, सभी के सभी लोग ये कहते हैं कि हम हमारी रियल विल के हिसाब से काम करेंगे, यानी जो कुछ हम करना चाहते हैं वही करेंगे, बिना सोशल कस्टम से करे, बिना सोशल रूल से करे। तो इस प्रकार से ये बात कहके 5 लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और स्टेट का निर्माण हो गया। स्टेट रिप्रेजेंट करता है जनरल विल को। तो जनरल विल का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? क्योंकि देखो 5 लोगों ने अपनी रियल विल के हिसाब से एक्ट करने की बात कही थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। जब 5 लोग, ए की रियल विल, बी की रियल विल, सी की रियल विल, डी की रियल विल और ई की रियल विल, इन 5 की रियल विल आप मिला दोगे तो क्या बनेगा? जनरल विल। और जनरल विल क्या है? स्टेट। कहने का एसेंस ये है, मैंने आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि सभी रियल विल से काम करेंगे, सभी की रियल विल को हम जोड़ देंगे तो स्टेट बनेगा और स्टेट है जनरल विल। जनरल विल इज इक्वल टू रियल विल्स ऑफ द पर्सन्स हु हैव साइंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो कि स्टेट देखो सम ऑफ रियल विल्स हैं, तो स्टेट ऐसी सर्कमस्टेंसेस अब प्रोवाइड करेगा ताकि सभी लोग अपनी अपनी रियल विल के हिसाब से जी सकें। मैं आपको उसी एग्जांपल की सहायता से यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखो, एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट देखा आपने और देखा कि जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है वो दर्द से करा रहा है। आप हेल्प करना चाहते थे जो कि आपकी रियल विल थी, लेकिन आप सीधा चले गए, आपने हेल्प नहीं की, ये आपकी एक्चुअल विल थी। आजकल आपको पता है स्टेट ने काफी सारे कानून बनाए हैं कि आप उस विक्टिम की हेल्प करते हो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो कानून आपको एक प्रकार से फोर्स नहीं करेगा कोर्ट में आने के लिए, पुलिस आपसे पूछताछ नहीं करेगी। इस प्रकार के काफी सारे प्रोविजंस आजकल आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है स्टेट आपकी हेल्प कर रहा है कि आप रियल लाइफ से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सको, यानी वो कर सको जो वास्तव में आप करना चाहते हो। एक और एग्जांपल वही देख लीजिए। लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, दोनों अलग अलग कास्ट से हैं, मैरिज करना चाहते हैं जो कि उनकी रियल विल है, वास्तव में वो करना चाहते हैं, लेकिन समाज की तरफ से नहीं करते हैं जो कि उनकी एक्चुअल विल है। अब देखो, स्टेट ने आपको पता है काफी सारे कानून बना के रखे हैं। अगर इंटरकास्ट मैरिज होती है तो सेफ होम्स हैं, कानून पूरी सुरक्षा प्रोवाइड करता है, कानून हर एक वो सहायता प्रोवाइड करता है कि वो लड़का लड़की जो कि रियल विल है आपस में शादी करना चाहते हैं, जो कि रियल विल है, वो अपनी रियल विल को अचीव करें और वो करें वास्तव में जो कुछ वो करना चाहते हैं। तो स्टेट इस काम में हेल्प कर रहा है लड़का लड़की की कि वो रियल विल के हिसाब से जिए, यानी वो करें जो वो करना चाहते हैं। तो इन एग्जांपल्स से हमने क्या समझा? इन एग्जांपल्स से हमने समझा स्टेट रिप्रेजेंट करता है जनरल विल को। स्टेट का काम है मैन की हेल्प करना ताकि वो अपने हिसाब से चीज के, यानी वो काम कर सके जो वास्तव में वो करना चाहता है। स्टेट का काम है उस सिचुएशन को वापस लाया जा सके जो सिचुएशन थी स्टेट ऑफ नेचर में। रूसो क्या कहते हैं? रूसो के हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर वाज स्टेट ऑफ ब्लिस, यानी मैन वो कर सकता था जो वास्तव में वो करना चाहता था, लेकिन बाद में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ गया, सिविलाइजेशन डेवलप हो गई, कल्चर डेवलप हो गया, सोसाइटी डेवलप हो गई, तो मैन के लिए बहुत मुश्किल हो गया उस चीज को करना जो वास्तव में वो करना चाहता है, क्योंकि सोशल रूल्स, सोशल कस्टम्स इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए, मैन वास्तव में वो चीज कर ही नहीं पाता था जो वो करना चाहता था। इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ मैन के बीच। सभी ने कहा कि हम अपनी अपनी एक्चुअल विल के हिसाब से काम करेंगे और सभी अपनी अपनी एक्चुअल विल के हिसाब से काम करके इसी के लिए स्टेट का निर्माण हुआ जो कि मैन की हेल्प करता है कि जो सिचुएशन स्टेट ऑफ नेचर में थी उसी सिचुएशन को फिर से रिवाइव किया जाए और सभी मैन अपनी रियल विल के हिसाब से काम करें, यानी वो सब चीजें करें जो एक्चुअल में वो करना चाहते हैं बिना किसी सोशल डर के, सोशल कस्टम के डर से, सोशल रूल के डर से। आगे देखो, रूसो कंडीशंस भी बताते हैं जनरल विल की। रूसो कहते हैं जनरल विल तभी इमर्ज होगी, यानी स्टेट सिटीजंस की हेल्प तभी कर सकेगा कि सिटीजंस रियल विल के हिसाब से एक्ट करें। पहली कंडीशन, जब देखो लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें कानून के फॉर्मुलेशन में, ये पहली कंडीशन है। यानी जनरल विल के इमर्ज होने के लिए लोगों को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना होगा लास्ट के फॉर्मुलेशन में। पहले हमने डिस्कस किया, लोग जब खुद ही कानून बनाएंगे, अपने लिए जब कानून बनाएंगे तो अच्छे ही कानून बनाएंगे ना, तभी तो जनरल विल इमर्ज होगी। तो पहली कंडीशन है डायरेक्टली पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इनटू द फॉर्मेशन ऑफ लॉज। दूसरी कंडीशन ये, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो लोगों ने डिसाइड किया था कि हम अपनी अपनी रियल विल के हिसाब से एक्ट करेंगे, ये दोनों कंडीशंस जब फुलफिल होती हैं तभी जनरल विल इमर्ज होगी, अदरवाइज जनरल विल इमर्ज नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने बात की कॉन्ट्रैक्टिव अप्रोच में तीसरे थिंकर रूसो की। रेलेवेंस देखो, रूसो के विचारों को लिखना आसान है। रूसो ये कहते हैं इंडिविजुअल्स को पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। रूसो जनरल इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं बजाय कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर। तो ये रेलेवेंस आप लिख सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्टिव अप्रोच है ये पूरी हो गई है। अब टेलियोलॉजी के अंदर हमारी नेक्स्ट अप्रोच है कंटेम्परेरी कॉन्ट्रैक्टिवियन अप्रोच। इसमें जॉन रोल्स की थ्योरी है जिस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2016 में। तो इस थ्योरी को भी हम थोड़ा डिटेल्स कवर करते हैं। रोल्स ने अपनी जस्टिस की थ्योरी इसलिए दी थी क्योंकि अमेरिकन सोसाइटीज में 50s में 60s में 70s में काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी थी। ब्लैक मूवमेंट फॉर डिसआर्मामेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट, काफी सारी मूवमेंट्स चली थी। तो जो रोल्स ये चाहते थे कुछ जस्टिस के ऐसे प्रिंसिपल्स को इजाद किया जाए जो सभी को एक्सेप्टेबल हो और जिससे सोसाइटी में स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश हो। तो इस वजह से रोल्स के द्वारा अपनी जस्टिस की थ्योरी दी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कौन सी मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती है रोल्स के द्वारा अपनी जस्टिस की थ्योरी को देने के लिए? आंसर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया था जॉन लोक के द्वारा, होब्स के द्वारा या फिर रूसो के द्वारा, उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उसी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है रोल्स के द्वारा अपनी जस्टिस की थ्योरी को देने के लिए। काफी इंटरेस्टिंग है रोल्स की जस्टिस की थ्योरी। आप ध्यान से सुनिएगा। रोल्स एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। फिर से बोलता हूं, रोल्स एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। रोल्स फैमिलीज के हेड को इनवाइट करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। वैसे इसलिए काफी बार फैमिलीज के द्वारा क्रिटिसिज्म किया जाता है रोल्स की जस्टिस की थ्योरी का। फैमिलीज का कहना यह है रोल्स इनवाइट करते हैं फैमिलीज के हेड को सोशल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने के लिए, और ज्यादा सिचुएशंस में फैमिलीज के जो हेड होते हैं वो मैन होते हैं। यानी रोल्स के द्वारा जो मेथोडोलॉजी अपनाई गई है उसमें सिर्फ मैन आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, फीमेल्स को नहीं इनवाइट किया जाता है। इस वजह से क्रिटिसिज्म किया जाता है फैमिलीज के द्वारा रोल्स की जस्टिस की थ्योरी का। एक क्वेश्चन ये भी उठता है रोल्स आखिरकार मेथड ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ही चूज क्यों करते हैं अपने जस्टिस की थ्योरी को देने के लिए? उसका रीजन देखो ये है, रोल्स का ये मानना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की सहायता से अगर प्रिंसिपल्स
को प्राप्त किया जाता है, यानी मैन आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करके प्रिंसिपल्स को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर सकेंगे। ये मेथड काफी अच्छा है बजाय कि इसके कि जस्टिस के प्रिंसिपल्स को ऊपर से इंपोज कर दिया जाए। समझ गए? फिर से बोलता हूँ, रोल्स का ये मानना है आपस में मिलकर मैन अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि किस बेस पर जो रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए या जो ओनर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये बेहतर तरीका है जस्टिस के उन प्रिंसिपल्स को प्राप्त करने का जो सबको एक्सेप्टेबल हो। देखो, जैसे आपको याद होगा जॉन लॉक होब्स अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी देते हैं तो वो बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर की। जॉन लॉक होब्स, रूसो, वो सब लोग ये कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर वो सिचुएशन है जब स्टेट का निर्माण नहीं हुआ है, ना ही सोसाइटी का निर्माण हुआ है। होब्स अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी में ये कहते हैं एक ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की सहायता से ना सिर्फ सोसाइटी का निर्माण हो जाता है बल्कि स्टेट का निर्माण भी हो जाता है। जबकि जॉन लॉक का ये कहना है दो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट से बनती है सोसाइटी और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से बनता है स्टेट। रोल्स स्टेट ऑफ नेचर के बजाय वर्ड इस्तेमाल करते हैं ओरिजिनल पोजीशन। समझ गए? ओरिजिनल पोजीशन वो सिचुएशन है जब किसी प्रकार का सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ है। समझने की कोशिश कीजिए, स्टेट ऑफ नेचर मतलब वो सिचुएशन जब किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, मतलब सोसाइटी का निर्माण नहीं हुआ है, स्टेट का निर्माण नहीं हुआ है। जैसे आदि मानव पहले रहा करते थे, उस प्रकार की सिचुएशन को आप स्टेट ऑफ नेचर कह सकते हो। लेकिन स्टेट ऑफ नेचर के लिए रोल्स अपनी थ्योरी में वर्ड इस्तेमाल करते हैं ओरिजिनल पोजीशन। समझ गए? स्टेट ऑफ नेचर के बजाय वर्ड इस्तेमाल किया गया है रोल्स के द्वारा ओरिजिनल पोजीशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, जिस ओरिजिनल पोजीशन की बात की जाती है रोल्स के द्वारा यानी काइंड ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, ऐसी ओरिजिनल पोजीशन में मैन का नेचर कैसा है? देखो, आपको याद होगा होब्स जब स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में होब्स ये कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर में मैन का जो नेचर है वो लालची है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर इकट्ठा करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जॉन लॉक मैन के नेचर को अच्छा बताते हैं स्टेट ऑफ नेचर में। जॉन लॉक कहते हैं मैन रैशनल है। जॉन लॉक का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है रोल्स के विचारों पर। रोल्स कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन में यानी काइंड ऑफ स्टेट ऑफ नेचर में मैन जो है वो मोरल है, यानी मैन एक दूसरे से कोऑपरेट करने को तैयार है। समझ गए? यानी ओरिजिनल पोजीशन की बात की जाती है रोल्स के द्वारा ऐसी सिचुएशन जहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, ये काइंड ऑफ स्टेट ऑफ नेचर है। ऐसी सिचुएशन में मैन का जो नेचर है वो मोरल है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। मैन इकट्ठा होता है ऐसी सिचुएशन में उन प्रिंसिपल्स को डिटरमाइन करने के लिए जो प्राइमरी गुड्स को गवर्न करेंगे। समझ गए? फिर से बोलता हूँ, ओरिजिनल पोजीशन में मैन आपस में इकट्ठा होते हैं, असेंबल होते हैं एक जगह पे ताकि मिलके डिसाइड किया जा सके कि प्राइमरी गुड्स को कौन से प्रिंसिपल्स गवर्न करेंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि ये प्राइमरी गुड्स कौन से हैं जिसके गवर्नेंस के लिए इकट्ठा हुए हैं मैन। देखो, प्राइमरी गुड्स को जानने से पहले हम सेकेंडरी गुड्स की बात करते हैं। रोज कहते हैं हर एक पर्सन का जीवन में कुछ ना कुछ रैशनल प्लान होता है, मतलब गोल होता है। जैसे आपका एम है आईएएस ऑफिसर बनना, तो ये एक प्रकार से सेकेंडरी गुड है। हर एक पर्सन का कोई ना कोई गोल होता है लाइफ में, यानी रैशनल प्लान होता है। तो ये जो गोल्स होते हैं वो सेकेंडरी गुड्स होते हैं। अगर ये सेकेंडरी गुड्स होते हैं तो वो प्राइमरी गुड्स क्या होते हैं? देखो, सेकेंडरी गुड्स को हासिल करने के लिए आपको कुछ प्राइमरी अवार्ड्स की आवश्यकता होती है, यानी प्राइमरी गुड्स की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल लिबर्टी, राइट्स, इनकम, वेल्थ, डिग्निटी। जब आपके पास प्राइमरी गुड्स होंगे, आपके पास लिबर्टी होगी, आपके पास राइट्स होंगे, इनकम होगी, वेल्थ होगी, डिग्निटी होगी, तभी आप सेकेंडरी गुड्स को प्राप्त कर सकते हो। सोच के देखिए, अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं है, लिबर्टी नहीं है, राइट्स नहीं है, तो क्या आप आईएएस की तैयारी कर सकते हो? आईएएस बन सकते हो? नहीं बन सकते। तो रोज ये कहते हैं प्राइमरी गुड्स को डिटरमाइन करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं ओरिजिनल पोजीशन में, यानी काइंड ऑफ स्टेट ऑफ नेचर में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस की। अभी तक देखो हम ये डिस्कस कर चुके हैं ओरिजिनल पोजीशन में यानी काइंड ऑफ स्टेट ऑफ नेचर में मैन इकट्ठा होते हैं प्राइमरी गुड्स को डिटरमाइन करने वाले प्रिंसिपल्स का पता लगाने के लिए। अब देखो, रूल्स इस बात को लेकर काफी कंसर्न है, लोग इकट्ठा तो हो गए लेकिन लोग प्रॉपर रीजन का इस्तेमाल करें प्रिंसिपल्स का पता लगाने के लिए। लोग किसी प्रकार से बाइस नहीं होने चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो अमीर लोग होंगे वो तो लिबर्टी की बात करेंगे ना। अगर कोई पर्सन अमीर है बहुत ज्यादा, वो तो ये बोलेगा लिबर्टी होनी चाहिए, किसी प्रकार का टैक्स ना वसूला जाए। और जो लोग बिल्कुल गरीब होंगे तो वो ये बात करेंगे इक्वालिटी होनी चाहिए, वो इक्वालिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो रोल्स कहते हैं किसी को अगर पता ही ना हो कि मैं गरीब हूँ या फिर अमीर हूँ तो कितना अच्छा होगा, तो सभी लोग अपने रीजन का इस्तेमाल करेंगे और निष्पक्ष रूप से बोलेंगे जस्टिस का प्रिंसिपल होना क्या चाहिए। आप इस चीज को देखो ऐसे समझिए, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से जिसको रिजर्वेशन प्राप्त है तो वो ये बोलेगा कि हाँ रिजर्वेशन सिस्टम बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे पर्सन से पूछोगे रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में जिसको रिजर्वेशन नहीं प्राप्त है तो वो बोलेगा रिजर्वेशन सिस्टम गलत है। जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, बस आप समझने के लिए समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर उस पर्सन को पता ही ना हो कि मुझे रिजर्वेशन मिला हुआ है या फिर नहीं मिला हुआ है, तो वो रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन रखेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मुझे रिजर्वेशन मिला हुआ है या फिर नहीं मिला हुआ है। तो वो अपने रीजन का इस्तेमाल करके, अपने सोचने की क्षमता का इस्तेमाल करके, अपने विवेक से अपनी करेक्ट ओपिनियन देगा कि रिजर्वेशन सिस्टम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जस्टिस के उन प्रिंसिपल्स को डिटरमाइन करने के लिए जिनके बेस पे प्राइमरी गुड्स को गवर्न किया जा सके, जो लोग इकट्ठा हुए हैं, असेंबल हुए हैं ओरिजिनल पोजीशन में, वो अपनी बिल्कुल करेक्ट ओपिनियन दें, वो रीजन के आधार पर अपनी राय दें, वो बिना बाइस्ड हुए अपनी राय दें। ये इंश्योर करने के लिए रूल्स कहते हैं सभी लोग जो असेंबल हुए हैं उनको व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे डाल दिया जाए। अब आपके दिमाग में ये आया होगा ये व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या है? देखो, व्हील ऑफ इग्नोरेंस कुछ नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है जो रोल्स के द्वारा क्रिएट किया गया है। रोल्स ये कहते हैं वो लोग जो ओरिजिनल पोजीशन में इकट्ठा हुए हैं उनकी आंखों पर इग्नोरेंस का एक पर्दा लगा हुआ है। ये तस्वीर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है, आंखों पर पर्दा लगा होने का मतलब ये है उन लोगों को अपने बारे में फैक्ट्स का नहीं पता है, यानी उन लोगों को नहीं पता है हम गरीब हैं या फिर अमीर हैं। उन लोगों को दूसरों के बारे में भी नहीं पता है कि दूसरे पर्सन अमीर हैं या फिर गरीब हैं। इसका मतलब देखो ये भी है वो लोग जो इकट्ठा हुए हैं ओरिजिनल पोजीशन में जस्टिस के प्रिंसिपल्स को डिटरमाइन करने के लिए, उन्हें इस बात का नहीं पता है उनके पास टैलेंट क्या है, उनके पास एडवांटेजेस क्या है, उनके पास डिसएडवांटेजेस क्या है। उसी प्रकार से वो लोग जो इकट्ठा हुए हैं ओरिजिनल पोजीशन में जस्टिस के प्रिंसिपल्स को डिटरमाइन करने के लिए, उनको ये भी नहीं पता है कि दूसरे लोगों का टैलेंट क्या है या फिर दूसरे लोगों के पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ओरिजिनल पोजीशन में लोगों को ये भी नहीं पता है कि उन्हें किस सोसाइटी में रहना है, उन्हें इंडिया की सोसाइटी में रहना है, अफ्रीका की सोसाइटी में रहना है, वेस्ट की सोसाइटी में रहना है, यानी उन्हें कुछ नहीं पता है किस सोसाइटी में उन्हें रहना है। बस उनको थोड़ा बहुत पता है बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में, बेसिक साइकोलॉजी के बारे में। समझ गए? अब आप व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या है? अगर किसी पूछती है व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या है, आप बताओगे व्हील ऑफ इग्नोरेंस एक प्रकार से हाइपोथेटिकल सिनेरियो है जो रोल्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है। इस सिनेरियो में लोगों को नहीं पता उनका टैलेंट क्या है, लोगों को ये नहीं पता दूसरे लोगों का टैलेंट क्या है, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि सोसाइटी में उन्हें रहना है। ये सिनेरियो क्रिएट किया जाता है रूल्स के द्वारा ताकि वो पर्सन जो ओरिजिनल पोजीशन में इकट्ठा होते हैं जस्टिस के प्रिंसिपल्स को डिटरमाइन करने के लिए, वो बिना
बायस्ड हुए अपनी ओपिनियन जाहिर करें। अगर उन्हें अपने टैलेंट के बारे में पता होगा, अपनी फैक्ट्स अपने बारे में फैक्ट्स पता होगा, हम गरीब हैं या फिर अमीर हैं, वो बायस्ड होकर अपनी ओपिनियन देंगे। लेकिन जब उनको अपने बारे में बिल्कुल जानकारी होगी ही नहीं, तो वो ओरिजिनल पोजीशन में जब लोग इकट्ठा होंगे तो अपनी बिल्कुल बिना बायस्ड वाली ओपिनियन देंगे, करेक्ट ओपिनियन देंगे कि जस्टिस के प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए। तो उसके अनुसार ऐसी सिचुएशन में यानी ओरिजिनल पोजीशन में व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे जब लोग आपस में डेलिब्रेट करेंगे, चर्चा करेंगे कि जस्टिस के प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, तो चर्चा के बाद जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स निकलेंगे सबको एक्सेप्टेबल होंगे, वो प्रिंसिपल्स प्रोडक्ट होंगे रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम के। फिर से बोलता हूँ, ओरिजिनल पोजीशन में व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे जब लोग आपस में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जस्टिस के प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, तो जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स निकलेंगे सबको एक्सेप्टेबल होंगे, वो प्रिंसिपल्स प्रोडक्ट होंगे रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम के। अब आपके दिमाग में आया होगा ये रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम क्या है। देखो, रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम हमारी प्रेफरेंस को और ज़्यादा क्लियर रूप से जान लेते हैं। कहने का एसेंस ये है, हमें लिबर्टी अच्छी लगती है या फिर इक्वालिटी अच्छी लगती है, ये हमें पता है, लेकिन ज़्यादा क्लियर रूप से नहीं पता है। बट रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम की सहायता से हमें हमारी प्रेफरेंस को ज़्यादा क्लियरली पता लग जाता है कि हमारी प्रेफरेंस है क्या। और जो ये रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है। क्योंकि लगातार आपको पता है हमें लाइफ में ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, ऐसे डायलेमा का सामना करना पड़ता है जब हमें ये लगने लगता है हमारे जो ओरिजिनल बिलीफ्स हैं वो कितने सही हैं या फिर कितने गलत हैं। ओरिजिनल बिलीफ्स को माना जाए या फिर जो अल्टरनेटिव बिलीफ्स हैं उनको माना जाए। कहने का एसेंस देखो यहाँ पर ये है, रोज के अनुसार जस्टिस का जो आइडिया है वो लोगों के माइंड में इनहेरेंट है। यानी ऑलरेडी लोगों के मन में जस्टिस का कोई ना कोई आइडिया होता है। हम जस्टिस के आइडिया को बाहर से इम्पोज नहीं कर रहे हैं, हम इस मेथड की सहायता से अपने खुद के आइडिया को और ज़्यादा क्लियरली समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गए अब पूरा कंसेप्ट क्या है रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम का। रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम हमारी प्रेफरेंसेस को और बेहतर ढंग से क्लियरली समझ पाते हैं। इसका एसेंस ये है, हमारे माइंड में जस्टिस का जो आइडिया है वो इनहेरेंट होता है। यानी इस मेथड की सहायता से सिर्फ हम जस्टिस के आइडिया को और क्लियरली समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर से हम जस्टिस का कोई कंसेप्ट लेके आ रहे हैं कि क्या किया जाए। माइंड के अंदर ऑलरेडी जस्टिस का एक आइडिया है जिसे हम इस मेथड की सहायता से और क्लियरली समझ पा रहे हैं। तो ये हमने बात कर ली रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम की। अगर बेसिक पूछती है रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम क्या है, आप आसानी से बता सकते हो। अब हमने सारे बेसिक्स डिस्कस कर लिए, लोग भी इकट्ठा हो गए ओरिजिनल पोजीशन में, उनको व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे भी डाल दिया गया। अब फाइनली बात कर ही लेते हैं कि उनके द्वारा कौन से प्रिंसिपल्स पर सहमति बनती है। आप एज्यूम करके देखिए, आप सोच के देखिए, आपको डाल दिया गया है, आपको ये नहीं पता कि आपका टैलेंट क्या है, आप अमीर हो गरीब हो, आपके पास क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आपको दूसरों के टैलेंट के बारे में नहीं पता, आपके अंदर जस्टिस का जो आइडिया है वो इनहेरेंट है, आपको अपने जस्टिस के आइडिया को क्लियरली समझने की आवश्यकता है। आप कौन से प्रिंसिपल्स बताओगे, कौन से प्रिंसिपल पर सोसाइटी को गवर्न किया जाना चाहिए। सोच के देखिए आपके मन में सबसे पहले क्या आता है, कौन से प्रिंसिपल्स की आप बात करोगे सोसाइटी को गवर्न करने के लिए। देखो, रूल्स की अगर बात करें तो रूल्स कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन में व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे जो लोग हैं वो मेनली तीन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तीन प्रिंसिपल्स में उनकी सहमति बन जाती है। इन प्रिंसिपल्स पर सोसाइटी को गवर्न किया जाए। सबसे पहला प्रिंसिपल है मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी, दूसरा प्रिंसिपल है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और तीसरा प्रिंसिपल है डिफेंस प्रिंसिपल। डिफेंस प्रिंसिपल मतलब जो लीस्ट एडवांटेज सेक्शंस हैं, मान लीजिए कोई डिसेबल है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, ये मतलब है डिफेंस प्रिंसिपल का। रूल्स के वर्ड्स में अगर हम बात करें तो पहला प्रिंसिपल जिस पर सहमति बनती है वो है लिबर्टी। यानी लोगों के पास पूरी लिबर्टी होनी चाहिए, पूरी आज़ादी होनी चाहिए वो कुछ करने की जिसे वो करना चाहते हैं। अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हो, आपके पास लिबर्टी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए कि आप आईएएस की तैयारी कर सको। लेकिन लिबर्टी कंपैटिबल होनी चाहिए दूसरों की लिबर्टी से भी। जैसे आपका मन कर रहा है कि आप बहुत तेज गाड़ी चलाओ सड़क पर, लेकिन इससे दूसरों की लिबर्टी हर्ट होगी ना। जो लोग सड़क पर चल रहे हैं या फिर जो लोग सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं उनके साथ आपकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, तो ये आपकी लिबर्टी में नहीं आएगा। आपकी लिबर्टी दूसरों की लिबर्टी के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से 300 किलोमीटर की स्पीड से कार चला रहे हो और वो लोग जो सड़क पर पीसफुली कार चलाना चाहते हैं उनकी लिबर्टी हर्ट हो जाए, उनका बिना कसूर एक्सीडेंट हो जाए। समझ गए? यानी मैक्सिमम लिबर्टी होनी चाहिए सभी लोगों के पास, लेकिन वो दूसरों की लिबर्टी के साथ कंपैटिबल भी होनी चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के बारे में रूल्स जो बात करते हैं उसमें लास्ट के दोनों प्रिंसिपल्स को डाल दिया जाता है। यानी रूल्स के वर्ड्स में जस्टिस का जो सेकंड प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी आता है और डिफेंस प्रिंसिपल भी आता है। यहाँ पर देखो, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को इस प्रकार से अरेंज किया जाए वो सबके एडवांटेज के हिसाब से हो। यानी अगर सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटीज है भी सारी सोसाइटी में, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है या फिर समाज में उनकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट एक मिनिमम लेवल जरूर होना चाहिए, एक मिनिमम लेवल होना चाहिए। उसके बाद किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सेकंड प्रिंसिपल का जो ए पार्ट है वो बात करता है डिफेंस प्रिंसिपल की। समाज में जो लीस्ट एडवांटेज सेक्शंस होते हैं उनके इंटरेस्ट की बात करता है सेकंड प्रिंसिपल का ए पार्ट, ये डिफेंस प्रिंसिपल है। हमने जो ये तीन प्रिंसिपल्स डिस्कस किए, सेकंड प्रिंसिपल का जो ए पार्ट है वो है डिफेंस प्रिंसिपल और फर्स्ट प्रिंसिपल जो था वो था इक्वल लिबर्टी का। अब बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल के बी पार्ट की। सेकंड प्रिंसिपल का जो बी पार्ट है वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात करता है। यानी समाज में सभी ऑफिस, सभी पोजीशंस सबके लिए ओपन होनी चाहिए, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए उन पोजीशंस पर पहुंचने के लिए, उन ऑफिस को ज्वाइन करने के लिए। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, रोल्स इन तीन प्रिंसिपल्स की बात जब करते हैं वो इन तीन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं लेक्सिकॉन ऑर्डर में। यानी सबसे पहली प्रायोरिटी जो है इन तीन प्रिंसिपल्स में से सबसे पहली प्रायोरिटी है फर्स्ट प्रिंसिपल की यानी लिबर्टी की। दूसरी प्रायोरिटी जो है किस प्रिंसिपल की दूसरी प्रायोरिटी है सेकंड प्रिंसिपल के बी पार्ट की यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की। और थर्ड प्रायोरिटी जो है वो है सेकंड प्रिंसिपल के ए पार्ट की यानी डिफेंस प्रिंसिपल की, उस प्रिंसिपल की जिसमें लीस्ट एडवांटेज सेक्शंस की बात की जाती है। तो जो तीन प्रिंसिपल्स दिए गए हैं रूल्स के द्वारा वो प्रायोरिटी ऑर्डर में इस प्रकार से हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल, उसके बाद सेकंड बी, उसके बाद सेकंड ए। ये जो ऑर्डर है प्रायोरिटीज का, इस ऑर्डर को कहा जाता है लेक्सिकल ऑर्डर। अब आप इस पूरी थ्योरी को एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए। आप ओरिजिनल पोजीशन में हो यानी स्टेट ऑफ नेचर में हो और व्हील ऑफ इग्नोरेंस के अंतर्गत हो, मतलब आपको नहीं पता आपका टैलेंट क्या है, आपको दूसरे के टैलेंट के बारे में नहीं पता, आपको अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं पता, दूसरों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं पता। तो आप कौन से जस्टिस के प्रिंसिपल्स दोगे जिसके बेस पे सोसाइटी चलनी चाहिए, जिसके बेस पे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आप सबसे पहले देखो ये बोलोगे लिबर्टी। आपको मन में लगेगा शायद मेरे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट हो, शायद मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और स्किल्ड पर्सन हूँ जिसकी सहायता से मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, तो इसलिए मुझे लिबर्टी चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपने हिसाब से अपना काम कर सकूँ, मेरे पास आज़ादी होनी चाहिए। इस प्रिंसिपल की बात सबसे पहले की जाएगी। उसके बाद आपको ये लगेगा कि सोसाइटी में सभी जो पोजीशंस हैं या फिर ऑफिसेज हैं उनको ज्वाइन करने के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, क्योंकि आप ये कभी नहीं चाहोगे कि आपके पास मौका ही ना हो
सोसाइटी में मौजूद ऑफिस को ज्वाइन करने के लिए तो आप बोलोगे सबके पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। पहले आप बात करोगे लिबर्टी की, सबके पास लिबर्टी होनी चाहिए, वो अपनी आजादी से काम कर सकें। दूसरे नंबर पे आप बोलोगे कि सबके पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी डर लगेगा कहीं आप ऐसा ना हो कि आप डिसएडवांटेज सेक्शन से संबंध रखते हो। आपको पता नहीं है कि आप अमीर हो गरीब हो, लेकिन आपके मन में डर है, हो सकता है कि मैं गरीब हूं, इसलिए ये इंश्योर करने के लिए कि आप गरीब भी हो या डिसएडवांटेज सेक्शन से संबंध भी रखते हो, तो इस डर को एड्रेस करने के लिए आप ये प्रोविजन भी कर देते हो कि वो लोग जो लीस्ट एडवांटेज सेक्शन से संबंध रखते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर किया जाए। क्योंकि आपको डर है उन लोगों में आपका नंबर भी आ सकता है। तो ये काइंड ऑफ मैंने आपको समझाने के लिए सिनेरियो बताया सिर्फ कि आप अगर ऐसी सिचुएशन में हैं तो कौन से प्रिंसिपल्स को आप चुनोगे और कैसे आप प्रायोरिटी दोगे। अगर आप ओरिजिनल पोजीशन में हैं, व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे हैं, तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे लिबर्टी को, दूसरे नंबर पे आप प्रायोरिटी दोगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज को, तीसरे नंबर पे आप डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करोगे यानी लीस्ट एडवांटेज सेक्शंस के इंटरेस्ट की बात करोगे, क्योंकि आपको लगता है डर है कहीं मैं भी इसी सेक्शन से संबंध ना रखता हूं। इसके बाद बात की जाती है रूल्स के द्वारा जस्ट सोसाइटी की। देखो जस्ट सोसाइटी वो सोसाइटी है जिसमें सभी लोगों के पास लिबर्टी है अपने रैशनल प्लान्स यानी अपने गोल्स को परस्यू करने की। ऐसी सोसाइटी को कहा जाता है जस्ट सोसाइटी। अब देखो सबका अपना अपना टैलेंट है, इनइक्वालिटीज तो आएंगी ही आएंगी। किसी के पास अच्छा टैलेंट है पैसा कमाने का, वो पैसा कमाएगा, किसी के पास टैलेंट नहीं है वो नहीं कमाएगा। तो सबके पास लिबर्टी है अपने टैलेंट का यूज करके अपने गोल्स को परस्यू करने की। तो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज यानी असमानताएं तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन रूल्स के अनुसार जस्ट सोसाइटी वो सोसाइटी है जो अपनी इनइक्वालिटीज को, अपनी असमानताओं को इस प्रकार से टैकल करती है जिससे सभी का एडवांटेज हो, सभी का भला हो। अगर इस प्रकार से इनइक्वालिटीज को टैकल किया जाता है तो वो सोसाइटी जस्ट सोसाइटी है। फिर से बोलता हूँ, रूल्स के अनुसार जस्ट सोसाइटी में सबके पास लिबर्टी होती है अपने गोल को परस्यू करने की और सबका अपना अपना टैलेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में असमानताएं यानी इनइक्वालिटीज तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन जस्ट सोसाइटी वो सोसाइटी है जो इनइक्वालिटीज को इस प्रकार से टैकल करती है कि हर एक सेक्शन का भला होता है, हर एक का एडवांटेज होता है। इस प्रकार से इनइक्वालिटीज को टैकल किया जाता है। देखो दो कंडीशंस पर रूल्स के द्वारा इनइक्वालिटीज यानी असमानताओं को जस्टिफाई किया जाता है। पहली आउटकम है सबके पास फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सबके पास फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी है गोल को परस्यू करने की। उसके बाद अगर इनइक्वालिटी आती है तो कोई बात नहीं, ये पहली कंडीशन है जिसके बेस पे रूल्स के द्वारा जिसके बेस पे रूल्स इनइक्वालिटीज को जस्टिफाई करते हैं। दूसरी कंडीशन जो होना जरूरी है इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करने के लिए वो है अगर इनइक्वालिटीज को यूटिलाइज किया जाता है लीस्ट एडवांटेज सेक्शंस की केयर के लिए, उनकी देखभाल के लिए, तो कोई बात नहीं, इनइक्वालिटीज होती है तो हो। कहने का एसेंस ये है रूल्स यहाँ पर बात करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की, मतलब जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं उनसे थोड़ा बहुत टैक्स ले लिया जाए और उस रेवेन्यू की सहायता से काम किया जाए लीस्ट एडवांटेज सेक्शंस के लिए। ऐसी सिचुएशन में अगर इनइक्वालिटीज होती है तो कोई बात नहीं, पैसा लिया जा रहा है अमीर लोगों से और गरीब लोगों के लिए काम किया जा रहा है, यानी वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं रूल्स और यही उनका डिफरेंस प्रिंसिपल है। मतलब इनइक्वालिटीज ज्यादा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें होना जरूरी है लीस्ट एडवांटेज सेक्शंस के पास भी, जैसे बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ, और ये स्टेट उनको प्रोवाइड करे। रूल्स यहाँ पर चैन का या फिर नेकलेस का एग्जांपल देते हैं। रूल्स कहते हैं लोग जो है वो रैशनल है, उनको पता है, मान लीजिए चैन है, सोसाइटी को चैन की संज्ञा देते हैं। वो कहते हैं वो लोग जो गरीब है बहुत ज्यादा लीस्ट एडवांटेज सेक्शन से संबंध रखते हैं तो वो चैन में वीक चैन है। अगर उन लोगों की हेल्प नहीं की गई तो पूरी जो चैन है वो टूट जाएगी, यानी सोसाइटी जो है वो टूट जाएगी, सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर चैन को कनेक्टेड रखना है, अगर सोसाइटी को स्टेबल रखना है तो जो वीक चैन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, यानी जो लीस्ट एडवांटेज सेक्शन से आते हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत इंपावर करना होगा, तभी चैन सुरक्षित रह सकती है, तभी सोसाइटी स्टेबल रह सकती है। और लोग इस बात को भली भांति से जानते हैं, समझते हैं। वीक लिंक भी चैन में उतना ही जरूरी है जितना कि स्ट्रॉन्ग लिंक। तो ये हमने डिस्कस की रोल्स की जस्टिस की थ्योरी। इस प्रकार से हमने जॉन रोल्स की जस्टिस की थ्योरी को समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जॉन रोल्स की जस्टिस की थ्योरी की रेलेवेंस क्या है।